हाँ जी मेरे सीए इंटर के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीए इंटर लॉ मई 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिटेल पे डिस्कस करने वाले हैं। सो डेफिनेटली ये वीडियो मई 2024 वाले स्टूडेंट के लिए तो रेलिवेंट है ही। इसके बाद जो सीए इंटर के एग्जाम होंगे आपके लिए भी ये बखूबी रेलिवेंट है, खास तौर पर जिसका एग्जाम नवंबर 24 पे होने वाला था, अब वो किस पे होगा, जनवरी 25 में। तो आपको तो ये देखना ही चाहिए। द ओनली रीजन इज, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से बन रहा है, इट मींस आपकी तैयारी इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी है। अगर आपको इस पे तकलीफ आ रही है, इट मींस इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। अगर आपको ये बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, यानी कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए। शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सीए इंटर लॉ नवंबर 2024 का हमारा जो बैच था, जो अब जिसका एग्जाम जनवरी 25 में होगा, वो हमने 4 मई को ही कंक्लूड कर दिया। यानी अपने निर्धारित समय से 20 दिन पहले हमने 23 मई का आपको एक डेडलाइन दिया था कि इस दिन ये खत्म हो जाएगा, बट हमने 4 मई को इसको खत्म कर दिया। और बताने में बहुत खुशी हो रही है, इस बैच में हमने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं अपनी एक अकाउंटेबिलिटी देना चाहता हूं। इस बैच के अंदर हमने 160 आवर्स के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करके लिया। और इस 160 आवर्स में सिलेबस के साथ साथ क्या हुआ, ये आप ध्यान से सुनिएगा। हमने इस पे मई 18 से लेके मई 24 तक के जितने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है वो सब डिस्कस कर लिए। यानी कि मई 18 से लेके नवंबर 23 तक के जितने क्वेश्चन पेपर थे वो हमारे क्वेश्चन बैंक में थे, वो हो गया। मई 24 का डिस्कशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, वो भी हमारा हुआ। एंड साथ साथ में मई 18 से लेके आपके पूरे के पूरे मई 24 तक के जितने एमटीपी है उन सब एमटीपी के एमसीक्यू, मई 18 से लेके मई 24 तक जितने भी आरटीपी है उन सब के एमसीक्यू का डिस्कशन हो गया। तो इन टोटल अगर मैं आपको बताऊं, मई 18 से लेके मई 24 तक के कोई भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को हमने नहीं छोड़ा। फिर चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, ये सब कुछ इसके अंदर कवर है। और बहुत जबरदस्त बात, हमने 11 चैप्टर वाइज टेस्ट लिया है इस बैच के अंदर। और इस पे और जबरदस्त बात यह है, हमने कोई भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को नहीं उठाया है। कोई एमटीपी, आरटीपी और सजेस्टेड टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नहीं था। इस पे न्यू क्वेश्चन जो मैंने बैठ के रिसर्च करके क्वेश्चंस बना के लिए, एक भी क्वेश्चन इस पे रिपीटेटिव नहीं था। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके देखें। जो फेमिलियर क्वेश्चन है वो तो आप बना ही लोगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक और एमटीपी आरटीपी जो डिस्कस हुआ उसमें देखा था। लेकिन नए वाले क्वेश्चन जो है, जो नए आए, कहीं नहीं देखे, वो अगर बन रहे, यानी कि आपका कंसेप्ट और आपका नॉलेज बिल्कुल सही जगह जा रहा है, तो पूरे के पूरे न्यू क्वेश्चंस वाले टेस्ट है। ये मैं आपको अभी ड्राइव ओपन करके दिखाऊंगा भी। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, हमारे 2 फुल टेस्ट होने वाले, बट क्योंकि एग्जाम जनवरी 25 को पोस्टपोन हो गया, स्टूडेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, तो हमको लगा कि अभी इस पेपर को लेना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा भी इतना सिंसियर नहीं है। थोड़ा एग्जाम जब पास आएगा तो हम 2 फुल टेस्ट लेने वाले इस बैच के लिए। साथ साथ में हमने इन पूरे के पूरे 11 चैप्टर वाइज टेस्ट के लाइव डिस्कशन लिए। लाइव यानी कि मैं फेस टू फेस वालों के लिए तो साक्षात अवेलेबल रहता था और हम लाइव डिस्कशन करते थे। सर इतना कुछ कैसे हो गया सर क्लास के अंदर? मैं बताना चाहता हूं, हर संडे हमारी क्लास के अंदर टेस्ट होता था। तो जो 11 आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दिख रहे हैं, हमने एक भी संडे छुट्टी नहीं दी है, जो हम पहले वाले बैच को दिया करते थे। बट इस बार हमने जो 11 टेस्ट लिए, पूरे के पूरे संडे में हमने टेस्ट लिया। संडे को मैं खुद प्रेजेंट होता था, फेस टू फेस इसको पूरा डिस्कस करता था, लाइव मेरे साथ बच्चे इसको डिस्कस करते थे और हम आपको इसकी आंसर की प्रोवाइड करते। मैं ड्राइव में आपको अभी ओपन करके दिखाता हूं। हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको दिए इजी लर्निंग के लिए। और राइटिंग प्रैक्टिस, जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तब तो हुआ ही है, हमने लास्ट के 4 से 5 दिन एक्सक्लूसिव सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस को ही दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये हमारी नवंबर 24 की इन डेप्थ बैच की ड्राइव है। सबसे पहले ये लेक्चर्स है। लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो हमने लगभग 68 लेक्चर्स के अंदर पूरा सिलेबस कवर किया। 11:15 बजे क्लास शुरू होती थी और 1:30 बजे हम क्लास को छोड़ देते थे, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट की एक क्लास रहेगी। कभी कभी हमने 2.5 घंटे भी उसको स्ट्रेच किया, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ना एक्स्ट्रा टाइम कोई क्लास लिया, ना संडे को बुला के क्लास लिया। जो निर्धारित समय था उस पर ही क्लास लिया है। 68 लेक्चर्स में सब खत्म। और लास्ट में आप देखोगे तो 4 दिन एक्सक्लूसिव हमने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ली। लास्ट के 4 दिन 2.25 घंटे, 2.25 घंटे, 2.25 घंटे, 2.25 घंटे। और इसके अलावा ऐसा नहीं सिर्फ लास्ट में लिया, जो रेगुलर क्लास है हर चैप्टर में, जो जो जहां जहां आपको टेक्निकल कंसेप्ट है, जहां राइटिंग प्रैक्टिस करनी वो तो हुई है, लास्ट में अलग हुई है। ये हो गई लेक्चर्स की बात। ये सारे हमारे हैंड रिटन लूसिड पीडीएफ नोट्स है जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, ये टेस्ट वाला फोल्डर है। टेस्ट में अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चंस पेपर है, 11 टेस्ट है इसमें, साथ में आंसर की है।
और इन्हीं टेस्ट पेपर का ये लाइव डिस्कशन जो हम बैकअप में अभी रखे हुए, जो बच्चा लाइव नहीं देख पाए वो यहाँ से देख सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हमने रुका नहीं। अब भाई साहब 160 घंटे का सिलेबस आप दोबारा तो नहीं देखोगे जब आपको रिवाइज करना है। इसके लिए आप फोल्डर नंबर 4 देख रहे होगे, ओपन लेक्चर। हमने 8 घंटे के अंदर, यानी कि पूरा का पूरा वीडियो जब आप प्लस करोगे इनके ड्यूरेशन को, 8 घंटे के अंदर इंटायर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ हमने 8 घंटे में किया हुआ है। ये ओपन लेक्चर से कोई भी बच्चा इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली प्ले करके देख सकता है। तो भाई साहब इससे ज्यादा आप क्या लोगे। किसी को डिटेल भी अगर देखना है तो मई 24 का हमने जो डिटेल रिवीजन किया था वो वहां से देख सकता है। सो दैट्स ऑल दोस्तों, ये हमारे नवंबर 24 का सुपर बैच था जिसकी जानकारी मैंने आपको अभी दी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सीए इंटर लॉ मई 24 का जो अपना डिस्कशन चलेगा, ये इजीएस्ट पेपर एवर मेरे को लगा। ट्रस्ट मी, अगर जिसने सही तरीके से पढ़ा है वो इजीएस्ट पेपर उसको लगेगा। नॉलेज और कंसेप्चुअल के बेसिस पे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अगर किसी ने डेप्थ में नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर पढ़ लिया, फटाफट करके जाना है, ये उसके लिए पेपर नहीं, उसको ये टफ ही लगेगा। जिसने सही तरीके से गहराई में आपके पढ़ा उसको ये बहुत अच्छे से लगेगा। हमारे सीए इंटर मई 24 के जितने स्टूडेंट है सारे बहुत खुश है और इस पे, क्योंकि डेप्थ के अंदर कंसेप्ट है। ट्रस्ट मी, डेप्थ के अंदर कंसेप्ट है, यानी कि जब तक आपने छिल के प्रोविजन नहीं पढ़ा तब तक ये आपको बनेगा नहीं। तो जहां जहां डेप्थ वाले प्रोविजन है, जब हम डिस्कशन करेंगे इस इंट्रो के बाद जो सी इंटर में 24 का क्वेश्चन पेपर डिटेल पे डिस्कस होगा, तो जहां जहां पे भी डेप्थ वाले कंसेप्ट है मैंने शॉर्ट क्लिप ऐड कर दिए वहां पे मई 2024 वाले बैच की, ताकि कहीं और से अगर आप क्लास लिए तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेप्थ वाला कंसेप्ट क्लास में पढ़ा था तो ये बनेगा। और लाइव क्लास में आपको स्टूडेंट की भी आवाज आएगी इसके अंदर, क्योंकि फेस टू फेस की रिकॉर्डिंग में, फेस टू फेस क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसकी रिकॉर्डिंग में आपको दे रहा हूं। तो एंजॉय करिए शो को दोस्तों। शॉर्ट क्लिप मैंने हर डेप्थ वाले कंसेप्ट में ऐड की, मैं 2024 वाले बैच की जो लेक्चर्स हैं उनके, बहुत मजा आएगा आपको उसको देखने के लिए। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बेस्ट एफर्ट दिया है मई 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिटेल पे डिस्कस करने के लिए। और स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, एंजॉय द शो। यस, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट। दोस्तों आज हम एकाग्रित हुए हैं मई 2024 का जो पेपर आया उसको डिस्कस करने के लिए एक, और सेकेंड राउंड जब चालू करेंगे इसका तब अपन जो कल टेस्ट लिए थे फेमा का और आईओएस का उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसको डिस्कस करते हैं। भयंकर खुशी हो रही बताने में कि अपना बच्चा सब बना के आया है। बराबर है क्या? मतलब आज तुमको वो चीज रियलाइज होगी जब ये पेपर में हम डिस्कस करते हुए जाएंगे ना, कि यार इतना डेप्थ में जब अपन पढ़ते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है क्या। कभी कभी मुझे भी डाउट आता था बच्चे के एटीट्यूड को देख के, कह रहे एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ाओ, आगे बढ़ो। बराबर है, फटाफट करना रहता है। तो जैसे कि अपन कोई कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ा दिए, बराबर, वो डेप्थ वाले कंसेप्ट से 2-3 क्वेश्चन उठ के आ गए। समझ रहे हो? तो ऐसे खुशी हुई कल बहुत ज्यादा कि बोले भाई साहब जैसा पढ़ाया था ना वैसा ही आया। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब लास्ट क्वेश्चन में आपको लेके जाऊंगा तो शायद आपको कुछ याद आए, नहीं याद आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा कि देखो ये मैं पढ़ा तो जरूर रहा हूं, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए, शायद एग्जाम में आए या ना आए बट नॉलेज के लिए रखना। और नॉलेज से क्वेश्चन उठ के आ गए। समझ रहे हो ना? तो अपने जितने बच्चे थे, जितने स्टूडेंट रहे अपने, जो अपने से पढ़ के गए हैं मई 2024, वो लिटरली बड़ा बड़ा टेलीग्राम में मैसेज, इंस्टाग्राम में बोले सर अकेले हंसते बाहर निकले, बोले सर। क्योंकि बात ये है कि भाई जब तक उन गहराई को तुमने नपवाया नहीं तब तक तो ये बनना नहीं है। बराबर। तो इसीलिए आज अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको भी समझे कि यू आर ऑन द गुड पाथ, सही जा रहे हो तुम लोग भी। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई देखो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, आंसर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया नहीं है, और इंस्टीट्यूट के आंसर कभी कभी हमारे से अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने अकाउंट्स ऑफ कंपनी के अंदर देखा है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी के अंदर बताया कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई, अकाउंट्स को अडॉप्ट नहीं किया, तो भाई अनअडॉप्टेड देना चाहिए था ना, नहीं दिया। फाइनली एडजर्न हुई, एडजर्न में अडॉप्ट किया, वो वाला दे दिया, तो बोले सर्टनली आपने कंप्लायंस कर लिया। बराबर। तो डिफरेंस हो सकते। हमारा मेन उद्देश्य इसको डिस्कस करने का ये है, हम कंसेप्चुअल बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं कि यार अपने पास अगर ऐसा पेपर आ जाएगा तो अपने को बनेगा कि नहीं बनेगा। आइडिया लेने के लिए, एक औकात जानने के लिए कि यार अपने को बनेगा कि नहीं, जितनी नॉलेज अपन ने ली है, जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपन किए हैं, अपने को बनेगा कि नहीं बनेगा। बाकी मेरे नॉलेज के हिसाब से
लगभग सारे आंसर अपने सही हैं, बट देयर मे बी अ डिफरेंस, इंस्टीट्यूट के और अपने आंसर में डिफरेंस हो सकते हैं। बट अपना पॉइंट ये नहीं है कि वो सही है कि अपन सही है, अपना पॉइंट ये कि कंसेप्चुअल बेसिस में और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीजें सही जा रही है कि नहीं जा रही, बरोबर है क्या, यही रहेगा। और जो अपन ने क्लास में सीखा है क्या उसी प्रकार के उसी डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं क्या, द आंसर इज यस। मेरे को बहुत खुशी हुई इस प्रकार के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे रहा है कि इंसान 360 डिग्री जब कवरेज करके जा रहा है डेप्थ में पढ़ के और उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे। अच्छा, कोई बहुत तुमको रॉकेट साइंस जैसा पेपर नहीं दिखेगा, मेरी नॉलेज में मैंने इससे इजी पेपर नहीं देखा है कभी, सच बोल रहा हूं मैं, मेरी नॉलेज में मैंने इससे इजी पेपर नहीं देखा है। लेकिन जिन लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा ना उसको ही बनेगा। अब जिसने पढ़ा ही नहीं, जिसने डेप्थ नापी ही नहीं, उसको क्या लगेगा, नहीं भाई ट्रिकी आया था, ट्रिकी आया था। नहीं है ट्रिकी बिल्कुल, तुमको अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको समझ में आएगा, बरोबर है। तो अपन इस आइडिया से, इस क्लैरिटी से इसको डिस्कस करते हैं। फिर अपन नेक्स्ट अपना जो कल अपना टेस्ट हुआ है फेमा और iOS का, फिर अपन उसका डिस्कशन करके लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट 2 है पेपर का बाय द वे, ठीक है। पार्ट 1 एमसीक्यू का था, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि एमसीक्यू में क्या हुआ है। बड़ा, अभी तुमको मैंने 8-10 एमटीपी आरटीपी सॉल्व करवा के लिया, तुमने देखा होगा फैक्ट्स कुछ बोलता है, पूछता कुछ है, सेम चीज किया, तो तुम्हारे को वो भी नया नहीं लगेगा कि साला ऊपर दुनिया भर का ऑथराइज शेयर कैपिटल बता दिया, कन्वर्ट बता दिया, ये बता दिया, पूछ कुछ और ही रहे। वैसे ही कर रहा था, बरोबर है क्या। तो कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा अपने को सारी चीजें, ध्यान से अपन जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक एक करके एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते समझते हुए चलना, और जल्दी में आंसर मत करना, सही आंसर करना। और एट द सेम टाइम आपको ये भी ख्याल रखना है कि यार जब अपन पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चंस को, बराबर, तो अपने को एक एक तरीका कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है चीजों को, वो भी डेवलप होगा, बरोबर है। आइए, एमएनओ लिमिटेड है, बरोबर। एमएनओ लिमिटेड के पास फॉलोइंग इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक क्लास 1 है जो कि 3 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए के ईच, टोटल कितना हो गया, 30 लाख। फिर क्लास 2 है हमारे पास, क्लास 2 में अपने पास क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी है, 10 रुपए का एक है, टोटल कितना हो गया बोलेंगे, 5 लाख, बरोबर। यहां पे नीचे अगर आप देखोगे तो लिखा है, यहाँ पे क्लास 1 में 1 वोटिंग राइट है हर एक शेयर में, यानी कि ऑर्डिनरी शेयर है। नीचे वाला जो है एक वोटिंग राइट में एवरी 5 शेयर्स में, यानी कि वो डीवीआर वाला है। क्लैरिटी हो रही है यहां तक, ये कौन सा है, डीवीआर वाला। अब कहता है देखो, एट द टाइम ऑफ इशू द कंपनी हैड फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन रिलेटिंग टू इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, सारे कंडीशन फुलफिल इनने किया हुआ है। फिर कहता है कंपनी चाहती है कि वो क्या करे, मेन वर्ड आपका वेराय करना चाहती, क्या, वोटिंग राइट्स, किसका, क्लास 2 इक्विटी शेयर का, ठीक है। 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी 5 की जगह वो करना चाहती 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी 10, बरोबर है क्या। इतना ही देखते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सेक्शन 48, वेरिएशन इन राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, बराबर है क्या। दो तरीके से कंसेंट आती है अगर आपको याद होगा तो, 3/4 इन वैल्यू, राइटिंग में कंसेंट चाहिए, राइटिंग में कंसेंट चाहिए 3/4 इन वैल्यू ऑफ इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन, दो तरीके याद आ रहे, ठीक। फिर कहता है, अच्छा इसमें एक बात और, कि कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में होना चाहिए वेरिएशन के परमिशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैव गिवन द कंपनी द पावर टू मेक वेरिएशन, बरोबर। होल्डर्स ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स हैव गिवन देयर कंसेंट इन फॉर दिस वेरिएशन। भाई साहब, अगर 50,000 इक्विटी शेयर उसमें 40,000 लोगों ने दे दिया तो 3/4 से ज्यादा ही है, बरोबर है क्या, ठीक। आउट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, क्या कहता है, आउट ऑफ द होल्डर्स ऑफ 4,500 इक्विटी शेयर्स वांट टू अप्लाई टू ट्राइब्यूनल, बराबर। याद आ रहा है कुछ ये कि आप ट्राइब्यूनल को भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1/10 होना चाहिए, कितना, 1/10, जिस शेयर कैपिटल को आप राइट को वेराय कर रहे हो उसके 1/10। अब इसका 1/10 करोगे तो आता है 5,000, आप हो कितने, 4,500, बरोबर है क्या। एग्जामिन विथ रेफरेंस टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 whether a company can change the right of its shareholder, the answer is yes as per section number 48। फिर कहता है बताइए क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो लेस देन क्या है, 1/10।
अगर ट्राइब्यूनल को अप्लाई करना है देयर शुड बी एटलीस्ट 5000 शेयर्स होल्ड करने वाले पर्सन होने चाहिए जो क्या कर रहे हैं, डिसाइड। बरोबर है, क्लैरिटी है। तो मैंने बाजू में ये सारी चीजें आपके लिए मार्किंग करके लिए भी रखी है, मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो मिनिमम 3/4 चाहिए, अरे हाँ, और ये लेस देन 10 है। फिर दूसरा मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि सेक्शन 48(1) के हिसाब से ये कर सकते, क्योंकि इनको 3/4 इन राइटिंग के मिली है। ये नहीं कर सकते क्योंकि 48(2) अपने को कहता है कि कम से कम 1/10 होने चाहिए, और ये 1/10 से कम है। बरोबर है क्या? कितने मार्क्स का सवाल था ये? 5 मार्क्स का सवाल था कुछ इस पे? बोन बोन से खड़ा करता है, ये तो 5 मार्क्स। अभी तुम आगे देखते जाओ, मजा आने लग जाएगा तुमको ऐसा लगेगा कि काश हमारा टाइम में 24 में होता। बरोबर, चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारे को इससे अच्छी तैयारी करके भेजेंगे, तुम टेंशन मत लेना। बराबर, चलते हैं किसमें, बीबीक्यू लिमिटेड में। कहाँ पे? बीबीक्यू लिमिटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे बोलो? हैदराबाद पे। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हैदराबाद में है। इसके 2 ब्रांच ऑफिस है। यहीं से तुमको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो हैदराबाद में है, 2 ब्रांच ऑफिस है। एक कहाँ लोकेटेड है बोलो? दिल्ली में। और एक कहाँ पे है? तो एक इनसाइड इंडिया, एक आउटसाइड इंडिया। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो ब्रांचेस के हैं वो रिकॉर्ड कहाँ किए जा रहे हैं? ब्रांच के अंदर। बरोबर है क्या? ब्रांच अकाउंटेंट कहाँ का है? दिल्ली ब्रांच का, वो मंथली भेजता है। और जो लंदन का ब्रांच अकाउंटेंट है वो क्वार्टरली समराइज ट्रायल बैलेंस भेजता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट किसको भेजता है? हैदराबाद यानी कि हेड ऑफिस को। सही कर रहे हैं? बरोबर है। वन ऑफ द असिस्टेंट्स ऑफ द ऑडिट टीम। बराबर। अच्छा, एक और डिस्क्लेमर देता हूं, क्योंकि आप अभी सिलेबस खत्म कर चुके हो, बराबर है, और अचानक से क्वेश्चन डिस्कस करें तो देर में भी या चांसेस कि आपको एकदम बारीकी से चीजें याद ना आए, तो उसमें घबराने की जरूरत, क्योंकि अपन ने ना रिवीजन किया ना कुछ, वो हो चुका है। अभी अपना बाकी चीजें चल रही, पढ़ेंगे तो चीजें याद आएगी, अभी भी याद आएगी एक्चुअली। तो आप उसको उस आइडिया से देखो कि हाँ भाई हम जब पढ़ के जाएंगे तो अपने को बनेगा, तो टेक इट इजी। फिर अपने को कहता है वन ऑफ द असिस्टेंट्स ऑफ ऑडिट टीम, जिसका नाम है नवीन, वो एक इशू रेस करता है कहता है कि डिफॉल्ट है ऑन नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको 128 पढ़ाया था, मैंने बताया था कि भाई इतनी ब्रांचेस हैं, कैसे पॉसिबल है कि तुम हर ब्रांच का हेड ऑफिस में मेंटेन करो रजिस्टर्ड ऑफिस में? इट मींस आप ब्रांच में मेंटेन कर सकते हो। नवीन का जो ऑब्जेक्शन है वो गलत है, क्या आप बोल रहे हो कि आपको हैदराबाद में मेंटेन करना है। अब फर्दर ऑब्जेक्शन क्या है नवीन का? फर्दर ऑब्जेक्शन नवीन का ये है कि लंदन ब्रांच जो है, वो क्या भेज रहा है? समराइज रिटर्न क्वार्टरली बेसिस में, उसको एक्चुअल में भेजना चाहिए क्या बोलता है? मंथली में। ऐसा कौन बोल रहा है? नवीन सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? भाई साहब क्वार्टरली ही होता है, लिखा हुआ है कि अगर आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया है उसका क्वार्टरली आएगा, मंथली आएगा। बरोबर। अब आपको रिक्वेस्ट किया कि एनालाइज कीजिए, डिसाइड कीजिए वैलिडिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्शन ऑफ मिस्टर नवीन रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सेंडिंग समराइज रिटर्न देयर ऑफ टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो बोले एक तो पहली बात तो प्लेस के लिए वो ऑब्जेक्शन गलत है, दूसरा ये जो समराइज रिटर्न के लिए बोल रहा है वो तो भाई वैसे भी कैसा आएगा? क्वार्टरली, हमको मंथली भेजने की जरूरत ही नहीं। बरोबर। ये सारी बातें आपको इधर मिल के रहेगी, कहाँ पे मैंने रेफरेंस डाल के रखा है 128(2), क्योंकि वो ब्रांच की बात करता है। उसमें रूल 4 है, जो रूल 4 आपको याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो अच्छी बात, नहीं तो 128(2) ब्रांच तो याद है, वहां पे क्या बोला है? क्वार्टरली ही बोला है। और दूसरी बात अपने को ये भी बहुत अच्छे से याद है कि भाई 128 जो बात कर रहा है ब्रांच की, वो कहता है कि कंपनी अगर ब्रांच में भी मेंटेन करती है तो हम मानेंगे कि आप प्रॉपर क्यों, बस समराइज रिटर्न भेजते रहना समय समय पे, जो कि हर महीने तो भेज ही रहा था। और अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया है तो वो क्वार्टरली ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात। कितने मार्क्स का आया था? मतलब देखो 128 चार्जिंग सेक्शन है चैप्टर नंबर 9 का, वो इंसान पढ़ के ही जाएगा क्योंकि वहीं से शुरुआत है। जैसे सेक्शन नंबर 77 है किसका? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का, तो बनना ही बनना है। मतलब जब तुम ऐसे ताजा ताजा पढ़ के जाओगे, दिमाग में बैठे रहेगी, इससे तुम एक चीज टेक अवे लेके जाओ इस क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ख्याल रखने वाली चीजें थी, याद आता हो जाता। इस पे एक बात समझने वाली है
कि आपको ये तक बारीक बारीक पॉइंट भी ध्यान रखना है कि अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर है तो क्वार्टरली है, मंथली है, हाफ ईयरली है, इसमें भी सवाल पूछ रहे हैं, बराबर, छोटे छोटे पॉइंट में भी सवाल पूछ रहे हैं। तो इससे एक आइडिया क्लियर हो रहा है कि यार जब अपन अपने सब्जेक्ट को पढ़ने जाएंगे अपने एग्जाम के लिए तो इनको भी ध्यान रखना है। मंथ बोला है कि डे बोला है, क्वार्टर बोला है, हाफ ईयरली बोला है, 180 डेज बोला है कि 6 मंथ बोला हुआ है, इस चीजों को ध्यान पे रखते हुए बारीकियों को पकड़ के चलना है। इसीलिए मैंने आपको बताया था जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आप पढ़ने डायरेक्ट मत बैठना, पेन कॉपी लेके बैठना, बारीक बारीक चीजें लिखते हुए एक अपना कोहेरेंस नोट्स बनाते हुए करना, आपकी तैयारी बराबर रहेगी, बरोबर है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, 4 मार्क्स का है, बराबर। मिस्टर एल है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन, जो अपन चिक चिक के तुमको फेमा में पढ़ाया ना, सुनते ही बनेगा। मिस्टर एल હવે एम्प्लॉयड हुआ है एज अ फैशन डिजाइनर इन एलिगेंट टेक्सटाइल लिमिटेड, बरोबर है क्या? एलिगेंट टेक्सटाइल लिमिटेड में फैशन डिजाइनर बना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहाँ पे? गुरुग्राम में। तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, एल है, गुरुग्राम में कंपनी है ये वाली, उसमें वो क्या है? एम्प्लॉयड। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कौन सा बोल रहा है? 23-24। उसने सफिशिएंट जो सर्विस दी है वो फॉर 183 डेज दी है ड्यूरिंग द अबव सेट पीरियड, यानी कि 23-24 में वो 183 डेज रहा है, यानी कि मोर देन 182 डेज। 1/4/2024 यानी कि 24-25 का फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है, एक एच नाम का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, जेफ फैशन लिमिटेड पेरिस, एक फॉरेन कंपनी का, उसको ऑफर करता है बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन सच कंपनी। सच कंपनी का मतलब ये वाली कंपनी जो कहाँ की है? पेरिस की है, आउटसाइड इंडिया। वो 2 तारीख को ऑफर सुनते ही, 1 तारीख को ऑफर आया, 2 तारीख को इंडिया छोड़ दिया और वहां पे चले गया काहे के लिए? एज अ प्रोडक्शन कंट्रोलर एट जेफ फैशन लिमिटेड इन पेरिस। ठीक है, यहां तक खत्म। फिर 30 अप्रैल को वो वापस आता है, 10 दिन का फैमिली फंक्शन अटेंड करने आता है मनाली में, इंडिया पे, बरोबर। अब आपको बोलता है कि इसका क्या बताओ? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑन हिज रिटर्न। जब वो 30/4 को आया ना तो उसका रेसिडेंशियल, बराबर। भले तू 23-24 पे 183 डेज इंडिया में रहा, लेकिन तू गद्दारी कौर में तुम चले गए कहा? इंडिया के बाहर, वो भी काहे के लिए? एम्प्लॉयमेंट। जब तुम 3 चीज के लिए जाते हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो भले तुम पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज रहे हो, लेकिन आपको PROI ही माना जाए, बराबर है क्या? ठीक है, फिर कहता है देखो, इन केस इंस्टेड ऑफ वेकेशन, क्योंकि एक प्रकार का वेकेशन में आया था वो, he joins an employment in an Indian company after arriving on 30/4/2024। बरोबर है। क्यों? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि भैया 180 डेज पीछे रहा हुआ है। तो मैं इस चीज को एक बार क्लियर भी करना चाहता हूं, काफी सारे इस पे कंफ्यूजन बैठे हुए हैं, जिनको, बहुत लोगों को। तो मैं एक बार बेयर एक्ट आपके सामने खोलना चाहता हूँ। अगेन इंस्टीट्यूट अपने क्या क्वेश्चन देगा मुझे नहीं पता, बट क्या आंसर देगा मुझे नहीं पता, बट अपन एक बार बेयर एक्ट खोल के देखते हैं, क्योंकि बेयर एक्ट तो गलत नहीं बोलेगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले 2V के अंदर लिखता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, का मतलब वो पर्सन जो कि इंडिया में फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन क्या लिखता है? बट डज नॉट, बराबर। मतलब भाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तू 182 डेज से ज्यादा है, यानी कि मोर देन 182 इज इक्वल टू 183 डेज और मोर, तो तू PRI तो है, लेकिन तेरे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा अगर तू जाता है आउटसाइड इंडिया, काहे के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो पहला वाला जो हमारा सवाल है उस पे यही हुआ कि भाई तू 2V1A के हिसाब से, बराबर। अरे 2V है ना, तो 2V का 1 का A के हिसाब से तू क्या है? PROI, बरोबर है क्या? अब जब तू वापस आया 30/4 को और तू फिर इंडिया में ही जॉब करने लग गया, ये कब की बात चल रही है? 24-25 की। और 23-24 में बता रहा है कि तू ऑलरेडी 183 डेज इंडिया में रहा हुआ। तो कहता है कि देखो, हम किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? जो पर्सन इंडिया वापस आता है अदरवाइज देन, यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आ रहा है, जैसे वो वेकेशन के लिए आ रहा था तो हम PROI मान रहे थे, लेकिन वापस काहे के लिए आ रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए आ, बिजनेस के लिए आ, अनसर्टेन पीरियड के लिए आ, तो हम तेरे को क्या मानते हैं? PRI,
बरोबर है। तो यानी कि 2v1b के हिसाब से हम तेरे को क्या मान लेंगे, PRI, बरोबर है क्या? आर यू श्योर? ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे भी आपके लिए आंसर मार्क करके लिया है। ये देखो यहाँ पे तो ये क्या है, PRY कौन से हिसाब पे है, 2v1a के हिसाब से, और जब वो आ रहा है तो 2v1b के हिसाब से आप उसको PRI बोल सकते हो, क्योंकि वो अब आ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है। और क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला है कि उसने एफिशिएंटली सर्विस प्रोवाइड की 183 डेज ड्यूरिंग द अबव सेट पीरियड, एंड अबव सेट पीरियड इज 23-24, और अब हम 24-25 देख रहे हैं। तो पिछला 183 डेज है ही, और जब आ रहे हैं क्लैरिटी है, बरोबर है क्या? ठीक है, ठीक है। अंशुल कह रहा है मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता है, अब लग रहा है आता है। ठीक है भाई, मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ मेरे लिए। चलिए, क्या है सी वाला, कितने मार्क्स का था, 4। तो मुझे नहीं लगता पढ़ के जाओगे तो 14 मार्क्स तब तक तो बन चुके हैं, बरोबर है क्या? ठीक है, जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब कहता है देखो, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आंसर करिए ये फॉलोइंग क्वेरीज को। पहला, कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा, पहला, और कितने नंबर ऑफ पर्सन जिसको तुम प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो इन अ फाइनेंशियल ईयर बी मेड। 200 एक फाइनेंशियल में, और ये जो 200 की लिमिट है ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी की लिमिट है। मतलब आप इक्विटी के लिए 200, रेफरेंस के लिए 200, डिबेंचर के लिए 200, ये एक फाइनेंशियल ईयर में। रेजोल्यूशन कौन सा लगेगा, ऐसा, याद आ रहा है? बोर्ड रिकमेंड करता है, मेंबर SR पास करके अप्रूव करते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं, फिर PS5 में उनका नाम रिकॉर्ड होता है, और वहां से 30 दिन के अंदर उनको PS4 जाता है। क्रम याद है ना? तो आप मास्टर चार्ट देखेंगे तो खट से सब याद आ जाएगा, बराबर। फिर कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। अगर आप अलॉट नहीं किए तो क्या होगा? पहली बात तो 60 दिन में अलॉट करना होता है, नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर रिफंड कर दी, अच्छी बात। नहीं हुआ 12% का इंटरेस्ट 16th डे से, मतलब 15, हाँ 61st डे से, बराबर है क्या? कि जब से आपने रिफंड नहीं किया, क्योंकि 60 दिन में अलॉटमेंट था, तो 60 दिन खत्म होते ही 15 दिन में रिफंड नहीं किए तो 12% का क्या रखता है, इंटरेस्ट। कहता है अगर in case shares were allotted within the requisite allowed time, when can the company start utilizing the fund received by it from such private placement? अलॉटमेंट होने के बाद। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें शॉर्ट पे आपके लिए लिख के रखी हुई है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले 42, अच्छा रूल 14 लगता है उसमें, तो मैंने लिख दिया SR लगेगा, और कितना, 200। नीचे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई, आपको रीपे करना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी 15 दिन, और एल्स 12% फ्रॉम 16 नहीं 60th डे, बराबर है 61st डे से। ठीक है, 12% का इंटरेस्ट बस करके ले रहा हूं मैं, कहां गिरे बाबा, हाँ 12% का क्या लगेगा, इंटरेस्ट, बरोबर है। फिर यहाँ पे अलॉटमेंट अपने को कितने दिन में करना है, 60 डेज में। तो कहता है आप यूज कब करोगे, तो 42(6) कहता है ओनली व्हेन सिक्योरिटीज अलॉटेड। मैंने जानबूझ के सबसेक्शन भी साथ में लिखा है कि आप क्लैरिटी के साथ पढ़ो कि कहां कहां की चीजें क्या क्या लिखी हुई है, बरोबर। ठीक है, एग्जाम में आपको सबसेक्शन याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात, मेन कॉन्टेक्स्ट याद आना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं मैं जीवन में। ये 5 मार्क्स का था अगेन, तो 19 मार्क्स हो गए आपके, बरोबर है। और नीचे चलते हैं। अब ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा, बी का 1, पढ़ लेते हैं एक बार। कहते कहते काफी बार इसके ऊपर क्या हुआ है, डिस्कशन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन उठा के दिया इंस्टीट्यूट ने जो कि एकदम ऐसे बोले बाल का खाल निकालते हैं वैसा वाला क्वेश्चन, बराबर। बट समझते हैं थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि कभी ना कभी ये चर्चा चली है इस बात की कि क्या होगा करके, मतलब ऐसे मुंह चलते में, मुंह चलता समझते हो, ऐसी बातों बातों में बातें निकली हुई है। तो अगर कोई क्लास को ध्यान से सुना होगा ना तो ये आंसर कर पाएगा, बरोबर है। और नहीं हो पाएगा तो बता ही रहा हूं मैं आंसर, बराबर है क्या? सर्कमस्टांसेस दी हुई है किस पे, M और P जॉइंट शेयर होल्डर है प्राइमल प्राइवेट लिमिटेड के, जिसको 500 इक्विटी शेयर्स मिले हुए दोनों को, बरोबर, जॉइंटली। हैव कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, एक स्पेशल बिजनेस चल रहा है जिसमें ये चेंज करना है, बोलो क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। एम फेवर में वोट कर रहा है,
P जो है वो डिसेंट वोट कर रहा है। अच्छा जॉइंट है तो ऐसे अलग अलग तो नहीं कर सकते। अरे हेलो भाई, जॉइंट हो अलग अलग तो नहीं कर सकते हो, तो भाई एक मत होना चाहिए आपका, बरोबर है। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोसीजर फॉर कास्टिंग द वोट इन इवेंट ऑफ सच सिचुएशन। अब कई बच्चा शायद इसमें ये भी सोचा होगा कास्टिंग द वोट मतलब वो कास्टिंग चेयरमैन वाला कास्टिंग वोट तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। अब कहता है एज पर द गाइडलाइन आउटलाइन इन द कंपनीज एक्ट 2013। सवाल कुल मिला के इतना है कि किसके वोट को कंसिडर किया जाएगा। दोनों को नहीं कंसिडर किया जाएगा। हाँ हाँ, नहीं अभी इसका आंसर बड़ा क्लियर। हाँ बोल। सबसे रजिस्टर तो देख दोनों साथ में रहेंगे, बराबर। तो मैं बताता हूं क्या है इसका। हाँ बोल भाई। ये बात सही है तेरी कि हर शेयर्स के लिए अलग वोट कर सकते हैं, ये हमने सेक्शन 106 पे ही पढ़ा है। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट जो आता है उस पे ही ये लिखा हुआ है कि आप चाहो तो अलग अलग वोट कर सकते हो, बराबर। लेकिन अलग अलग कब, जब तुम दोनों की मत हो, जॉइंट हो ना। बस निकल लिया बेटा, तू टहल लिया इधर उधर, बरोबर। तो मैं बताना चाहता हूं इस पे सीनियर मोस्ट मेंबर के वोट को काउंट किया जाता है। अब सीनियर मोस्ट मेंबर का मतलब क्या है? सीनियर ऐसे उम्र में बड़ा नहीं, पैसे से भी बड़ा नहीं। रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम पहले लिखा है दैट इज अ सीनियर मोस्ट मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम पहले लिखा है दैट इज सीनियर मोस्ट। तो इसका जो आपको जवाब है ये आपको मॉड्यूल के पेज नंबर 7.46 पे मिलता है। किस पे? 7.46। किसमें देखो, आंसर देखो किधर है। रेगुलेशन 52 टेबल एफ का वोट ऑफ सीनियर। जो आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जो टेबल्स दिए ना, ये रेफरेंस दिया हुआ है मॉड्यूल में इसमें। और चलते चलते अपनी ये बात हुई थी जबकि सर जॉइंट होता तो वोट किसके होता, तो मैंने कहा था सीनियर मोस्ट मेंबर। और सीनियर का भी मतलब हो जिसका नाम पहले लिखा है। तो जस्ट आपको अगर लगे तो मैं एक बार मॉड्यूल खोल के दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर कौन सा है बोलो? 7। चैप्टर नंबर 7 इधर है मेरे लाल। हाँ जी, 7.46 बरोबर है। तो नहीं, माहिती माला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां से शुरू होता है 7.46 से, लिखता है इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर्स। अच्छा भाई की भी बात एक बार क्लियर कर लूं, जो बोल रहा था ना अलग अलग वोट हो सकते हैं। क्या नाम है बेटा तेरा? यश। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स on a poll being taken at a meeting of a company, a member having more than one vote or his proxy need not use all his vote or cast in the same way all the votes he uses। ये जो तेरी बात थी, बट जॉइंट है तो उनका दोनों का फेवर होना चाहिए ना, कि चल हम हमारे पास 10,000 वोट है तो हम 5,000 फेवर में करते हैं, 5,000 अगेंस्ट में। यहाँ पे मुद्दा ये है कि आर्टिकल रेजोल्यूशन का है एक लेफ्ट जा रहा है और एक राइट जा रहा है, क्योंकि इनके पास क्या है, जॉइंट। ये वाली जो बात है ये तब आएगी जब एक अकेला व्यक्ति है, समझ लो। अकेला व्यक्ति कहता है मेरे पास 10,000 वोट है, मैं 5,000 क्या कर देता हूँ फेवर में, 5,000 क्या कर देता हूँ अगेंस्ट में। अच्छा चलो जॉइंट भी, और दोनों इस बात से सहमत है कि ठीक है 5,000 इसमें करते हैं और 5,000। अब यहाँ पे जॉइंट है, एक फेवर में कर रहा है और एक अगेंस्ट में कर रहा है, समझ रहे बेटा? ठीक है, बढ़ू जीवन में। अब कहता है यहाँ पे इन केस ऑफ व्हाट जॉइंट शेयर होल्डर्स दे मस्ट कॉन्कर इन वोटिंग। कॉन्कर यानी कि उनकी सहमति बननी चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं जाना चाहिए। कॉन्कर का मतलब एक एकजुट होकर वोट करना है, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड टू द कॉन्ट्रारी, बराबर। अब इसमें रेगुलेशन 52 का टेबल एफ कहता है कि अगर आप क्या कहते हो, क्या हो जॉइंट होल्डर्स, द वोट ऑफ द सीनियर हु टेंडर्स अ वोट whether in person or by proxy shall be accepted to the exclusion of the votes of the other। एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वोट ऑफ द सीनियर। और नीचे लिखा है फॉर दिस पर्पस seniority shall be determined by the order in which the name stand in the register of member। in which the name stand यानी किसका पहले है। एवरीबॉडी क्लैरिटी आ रही भाई? हाँ, उसको करेंगे चर्चा भी, इसमें खिंच जाएगा सेशन। अभी मेन मेन चीजों को करके लेते हैं, करेंगे चर्चा, बरोबर है? क्यों क्लियर है यहाँ तक?
तो ये 3 मार्क्स का था। अब इसके बाद नीचे आते हैं, अब ये देखो इनने क्या कर दिया, 3 मार्क्स के साथ 2 मार्क्स, इतना फुद्दू क्वेश्चन जिसकी कोई सीमा नहीं। ओकारा लिमिटेड, अ कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ कितना 110 करोड़ एंड टर्नओवर कितना है 45 करोड़, बरोबर है क्या? अंशुल कह रहा है याद है मुझे क्लास की वो बात, या ये वाली बात बरोबर, कि भाई सीनियर मोस्ट मेंबर करेगा। ओकारा लिमिटेड है, अ कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ रुपीज कितना 110 करोड़, टर्नओवर कितना है 450 करोड़, एक्सेप्ट करना चाहती पब्लिक से डिपॉजिट, बताइए कर सकती है कि नहीं? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत आप रीचेक करो कि यहाँ क्या लिखा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दे दे ओकारा प्राइवेट लिमिटेड और स्कीम बता दे, तो आप जहां बोला पब्लिक तुरंत रीचेक मारना कि भाई वो क्या है, प्राइवेट है कि पब्लिक। तो पहली बात पब्लिक है। नेटवर्थ अगर 100 करोड़ और मोर है और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है, बीच में और लिखा है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज मतलब पब्लिक से ले सकते हो, बरोबर है। तो इसका आंसर भी आपको कहां मिल जाएगा? यस, सेक्शन 76(1), 100 करोड़ और 500 करोड़ का नेटवर्क देख के आप आगे अपनी बात बना सकते हो, बरोबर है क्या? चलिए, अब ये वाला तो ऐसा है कि जो अपन हाल पे अपन ने एमसीक्यू डिस्कस किया था ना, उससे ही आपको बन जाना चाहिए, बरोबर। अच्छा, जैसे जैसे मैं डिस्कस करते जाता हूं एक बात मेरे को और समझ में आ रही है कि अपने को आंसर तो सब आ रहा है, बराबर, मेन चीज है कि अपने को लिखना। और मैंने लिखने की जब आपको प्रैक्टिस कराई थी तो मैंने एक बात बोला था, कोई भी कंसेप्ट जब आप पढ़ रहे हो आपको उस कंसेप्ट का वोकैब दिमाग में होना चाहिए। मेरे को पंजाबी बोलनी, मेरे को मराठी बोलनी, तो पहले मेरे को उन मराठी और पंजाबी शब्दों का ज्ञात होना चाहिए, फिर तो मैं फ्रेम कर पाऊंगा। कंसेप्ट तो मुझे पता है, पता है। तो आप जब जब लिख रहे हो, जब मैं आपको बोलता हूँ कि अभी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, आप पढ़ लेना और लिखते हुए पढ़ना, तो जब आप लिखोगे तो आप मोटी मोटी चीजें क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट। तो मोटी मोटी चीजें जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो ना, एक फ्रेमवर्क आ जाता है, एक स्कोप आ जाता है, हाँ इतने कीवर्ड और ये पॉइंट्स आने, अब मैं लिखता हूँ। फिर अपने आप आपकी फ्रेमिंग आएगी क्योंकि आपको एक पाथ मिल गया। अनलेस एंड अनटिल अगर आप वोकैब एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हो तब तक लिखने में थोड़ी सी क्या आएगी, तकलीफ आएगी। तो जब भी आप अभी पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि आता तो सब है, आप वोकैब एक्सट्रैक्ट करके रखो कि हाँ यार ये चीज तो मुझे याद आ जाएगी, ये शब्द ये शब्द ये शब्द ये शब्द, मतलब क्वेश्चन अगर आया तो इस पाथ से मेरे को लिखने का है, बरोबर। अच्छा, और एक बात, अगर आपके पास हेलीकॉप्टर चार्ट भी दिमाग में बैठा हुआ है तो पाथ ऑटोमेटिक क्रिएटेड है। तो एक तरीके बता रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, बरोबर। अब जैसे ये वाला सवाल है, आपको भी मैं पढ़ूंगा सबको याद आ जाएगा, हाँ सर इसका ऐसा है, लेकिन अगेन जीसीए है ना, इसके वोकैब जल्दी से याद नहीं आते, इसलिए मैंने बोला था इसको 2 बार रिवीजन लगेगा, आईओएस को 5 बार रिवीजन लगेगा, बराबर। आईओएस से भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे, बरोबर। समझना, लिखता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से किसका, कुल प्राइवेट लिमिटेड का, बरोबर है। कहता है थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड इन द बोर्ड मीटिंग ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू मिस्टर शरद द सीईओ ऑफ द कंपनी टू अपॉइंट 2 एम्प्लॉइज फॉर द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। सब्सिक्वेंटली मिस्टर शरद ने एक सुरेश को सेलेक्ट किया और हेमंत को सेलेक्ट किया इस पोजीशन के लिए। हालांकि 1 महीने बाद शरद ने नोटिस किया कि ये जो है ना सुरेश और हेमंत, ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, ईमानदार भी नहीं है, और इनके लिए इशू कर दिया क्या ऑर्डर, डिसमिसल ऑर्डर फॉर बोथ एम्प्लॉइज, साइटिंग पावर्स रीजन, बराबर। मिस्टर सुरेश कंटेस्टेड हिज डिसमिसल कि भाई तेरे पास सिर्फ अपॉइंट करने का पावर है, तेरे पास डिसमिस करने का पावर नहीं है। सेक्शन नंबर 16, पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस, बरोबर है। आंसर कैसे लिखोगे, एज पर सेक्शन 16 ऑफ द जनरल प्रोसेस एक्ट 1897 वेयर इन एनी सेंटर। अच्छा देखो मजे की बात, तूने भी ये सवाल पूछा था, मैं इसको वापस से दोहराना चाहता हूँ कि सर बात 16 में क्या लिखी हुई कि किसी भी सेंट्रल एक्ट के रेगुलेशन में किसी अथॉरिटी को अगर अपॉइंट करने का पावर दिया है, such authority unless the context provide otherwise have the power to dismiss, suspend and so on, बरोबर है क्या? अब यहाँ पे ना इन लोग यहाँ पे घुसा देते हैं उसको, सेंट्रल एक्ट तो नहीं है, नहीं है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है, उसके एक व्यक्ति को तुमने ऑथराइज कर दिया अपॉइंट के लिए, तो ये कोई सेंट्रल एक्ट है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो आपको एक वो क्लैरिटी दे देता है कि भाई आपको ये वैलिडिटी है, जो आर्ग्यूमेंट है इसको आंसर करना है जीसीए के हिसाब से, तो एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर करना है, तो आपको तुरंत कनेक्ट करना पड़ेगा। एमसीक्यू में भी इनने ऐसे ही किया था, जबकि बात सेंट्रल एक्ट की है, कनेक्ट कर दे रहा है कंपनी के किसी व्यक्ति से, बरोबर है।
तो कॉन्टेक्स्ट दे दिया ना आपको, उसी कॉन्टेक्स्ट पे आपको क्या करना है, आंसर। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा सेक्शन 16 जीसीए का है, पावर टू अपॉइंट, टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड। उसको फ्रेम करके आपको लिखना पड़ेगा कि देखो 16 पे ऐसा लिखा है, तो ये जो सुरेश का आर्ग्यूमेंट है ये इसके हिसाब से इनवैलिड रहेगा। बरोबर है क्या? टेनेबल नहीं रहेगा, एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, वॉट एवर कंक्लूजन आपके दिमाग में उस समय आया। बरोबर है? तो सो ऑन। जो मुझे दिखा कि आप बी का वन बस थोड़ा सा खेल नहीं पाए, उसमें से एक आध बच्चे को बस याद था, तो ये जिसको याद आता तो वो भी कर लेता। तो अभी सो ऑन अगर आप देखोगे तो ऊपर तक अपने कितना पढ़ लिया, 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18। ऑल्दो आपको सारे क्वेश्चन नहीं बनाने, आपको ऑप्शन में दिए रहेगा, बराबर, बट मुद्दा ये कि सब्सटेंशियल पोर्शन बन रहा है। बरोबर है क्या? अब ये क्वेश्चन भाई माशाल्लाह, अब इसमें मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट क्या आंसर करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा सवाल शायद नहीं देना चाहिए। बराबर है क्या? अगेन ट्रिकी है थोड़ा सा, पढ़ते तुमको समझ में आएगा कि बात किस, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन ना टेढ़ा है साला, और इसमें मैं वेट कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट क्या आंसर देता है। मेरे हिसाब से जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। बराबर है क्या? मिस्टर एम है, क्या है मिस्टर? उनने इशू किया चेक ऑफ रुपीज कितना, 3 लाख का, डेटेड 31/12/2030, कितने बजे, 10 AM को, टू मिस्टर एन एज कंसिडरेशन टुवर्ड्स मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लेटर। यानी कि एन ने एम को मेडिकल सर्विस दी होगी, तो एम ने उसको 3 लाख रुपए का चेक दिया है। एन इसको प्रेजेंट करता है 31 मार्च 2024 को ड्यूरिंग द बैंकिंग बिजनेस आवर्स। किया 3 महीने में किया, अरे किया ना। The check was dishonored, taking the plea that it was not presented within the requisite time of 3 महीने। भाई बकायदा तो हुआ 31/12/23 को तूने दिया था, हमने 31 मार्च 2024 को पेश कर दिया, और वो भी क्या लिखा है, बैंकिंग बिजनेस आवर्स में, 3 महीने में हुआ। फिर भी रिजेक्ट किया, एस प्रोवाइडेड 138 ऑफ, यानी कि 138 में बताया कि आपको चेक कब प्रेजेंट करना होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। अब इससे एक चीज और घुमाने वाली क्या है, इंस्टीट्यूट एक प्रकार से ऐसे भी देखो, जो आदमी प्रेशर में बोले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो सोचेगा भाई मैं तो न्यू सिलेबस का पेपर दे रहा हूं। एक बार के लिए प्रेशर में आएगा वो, और वो प्रेशर ही क्रिएट करना चाहते हैं आपके ऊपर कि आप फपलो। उनने तो सिर्फ 138 का क्या दिया है, रेफरेंस, कि भाई 138 में जो टाइमलाइन दी है उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि आपने जमा नहीं किया, इसलिए हम आपके चेक को डिसऑन कर रहे हैं। बरोबर है क्या? अब आपको फिर नीचे कॉन्टेक्स्ट देता है कि आपको इसका आंसर करना है कैसे, जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से, कि प्ली फॉर डिसऑनरिंग द चेक वैलिड है कि नहीं। क्या आंसर होगा आपका? दोस्तों ये क्वेश्चन को आप दो तरीके से आंसर कर सकते हो। एक तो इसका जवाब छुपा हुआ है सेक्शन नंबर 10 खुद पे ही, और एक इसका जवाब छुपा हुआ है सेक्शन नंबर 29 पे। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ ये क्या कहना चाहता है। आप सबको पता है कि जो भी लास्ट डेट रहेगी, अगर उस दिन ऑफिस या कोर्ट क्लोज होता है, उस परिस्थिति में अपने को नेक्स्ट बिजनेस डे में, बिजनेस आवर्स में अगर आप उसको प्रेजेंट करोगे तो ये सफिशिएंट माना जाएगा कि आपने वो एक्ट और प्रोसीडिंग की है। लेकिन पॉइंट क्या, ध्यान से समझना। अच्छा, आंसर डिस्कस करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देयर मे बी अ डिफरेंस। मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको एक आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट के बहुत जगह वेरिएशंस हो सकते हैं, बट हम एक मोटा मोटा मटेरियल एस्पेक्ट में कंसेप्चुअली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसका आंसर ऐसे हो सकता है। डेफिनेटली जो इंस्टीट्यूट का आंसर रहेगा फाइनल वो रहेगा। हम तो जस्ट अभी एग्जाम होने के बाद एक चर्चा चल रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इंस्टीट्यूट हमेशा थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीज करता ही है। सो यार जस्ट डिस्कसिंग, देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर क्या रहेगा। हम अपने हिसाब से जो आपके और मेरे मत में हम बैठ सकते हैं वो क्या आंसर है एक बार देख के लेते हैं। तो अगर बात करूं, सेक्शन नंबर 10 आपके सामने, सेक्शन 10 क्या बोलता है ध्यान से समझना। 10 कहता है देखो, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के बाद अगर कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन बना है, तो कोई भी एक्ट और कोई भी प्रोसीडिंग जो डायरेक्ट और अलाउ की गई है किसी सर्टेन डे पे या विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड में, और उस दिन कोर्ट या ऑफिस क्लोज रहता है, तो ये सफिशिएंट माना जाएगा। ठीक है, द एक्ट और प्रोसीडिंग शैल बी कंसिडर्ड एज डन, माना जाएगा कि हाँ भाई आपने किया है, अगर आप उसको नेक्स्ट डे करते हो जब कोर्ट और ऑफिस क्या रहेगा, ओपन। ये हम सबको पता है। लेकिन पॉइंट क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों, सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन कौन सी बात कर रहा है, मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट।
यानी कि 1897 के बाद जो कानून बने हैं और उन कानून में कोई डे और टाइम दिया हुआ है और उस टाइम और उस प्रिस्क्राइब टाइम और डे पे अगर कोर्ट और ऑफिस बंद है तो सफिशिएंट माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा कि आपने ड्यूली वो एक्ट और प्रोसीडिंग किया अगर आप अगले दिन करते हो तो। बात ये है 1897 के बाद के एक्ट के लिए बोला है। 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1897 के पहले है। एक तो हो गया सेक्शन नंबर 10। फिर मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन नंबर 29 पे। 29 बात करता है सेविंग फॉर प्रीवियस एनेक्टमेंट। क्या कहता है, अगेन ध्यान से सुनना। कहता है जो भी प्रोविजंस है इस एक्ट के, इस एक्ट यानी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 वाले एक्ट के रिस्पेक्टिंग, तो इसको सरल शब्द में बोलते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट रेगुलेशन। कौन से एक्ट रेगुलेशन बाय लॉस की बात कर रहे हैं? मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो भी जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के प्रोविजन है जो कि हमको हेल्प करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, उन लॉस के लिए, उन सेंट्रल लॉज और रेगुलेशन के लिए जो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद है, यानी कि 1897 के बाद जो आए हुए, बराबर है क्या, शैल नॉट अफेक्ट, वो बिल्कुल प्रभाव नहीं करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एक्ट रेगुलेशन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी कि 1897 जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के अंदर जो भी प्रोविजन है जो हमको हेल्प कर रहे हैं इंटरप्रिटेट करने में उन सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन और बायलॉज को जो 1897 के बाद बने हैं, तो कहता है कि भाई ये जो 1897 के प्रोविजन है ना, 1897 के पहले के जो एक्ट बने हुए हैं उनके इंटरप्रिटेशन को ये अफेक्ट नहीं करेगा। सरल शब्दों में 1897 के पहले आया 1881, तो भाई यहां पे जो प्रोविजन है 1897 में, ये 1881 के एक्ट के प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि इसके बाद के जो है 1897 के बाद के जो है सारे के सारे एक्ट, उनके इंटरप्रिटेशन के लिए हमको हेल्प करता है। इसके पहले वाले एक्ट के इंटरप्रिटेशन को ये कोई प्रभाव नहीं पहुंचाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे आंसर समझने की कोशिश करें तो हमको कहता है कि भैया ये तो 1881 के हिसाब से इन्होंने रेफरेंस दिया कि आपने 3 महीने में इसको पेश नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं, ड्यू टाइम में आप प्रेजेंट नहीं की तो उसको डिसोन कर रहे हैं। और आपको बोल रहा है 1897 के हिसाब से आंसर करो, तो 1897 का सेक्शन 10 खुद बोलता है कि 1897 का ये जो सेक्शन 10 है ये उन एक्ट पे लगेगा जो 1897 के बाद है। तो भैया ये तो 1881 तो इसके पहले है। और 29 भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि पुराने एक्ट जो है 1897 के पहले, उनके इंटरप्रिटेशन को कोई अफेक्ट नहीं करेगा जनरल क्लॉजेस एक्ट के प्रोविजंस, जिसपे एक आता है सेक्शन 10। तो उस हिसाब से इसका आंसर कुछ यूं बनता है कि पहली बात तो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के प्रोविजन इसमें लगेंगे नहीं। दूसरी बात ये आती है कि भाई अगर आप देखोगे 31/12/2023 से लेके अगर आप 31 मार्च में 2024 में जाओगे तो ड्यू टाइम पे इसको प्रेजेंट किया गया है 3 महीने के अंदर, और क्वेश्चन में साफ बोला है कि बैंकिंग बिजनेस आवर्स है। तो बिल्कुल बकायदा ये अपने ड्यू टाइम पे प्रेजेंट हुआ है और इसको ऑनर किया जाना चाहिए था, ये डिसऑनर हुआ है। तो अभी की परिस्थिति को देख के समझ में आता है कि बैंक यहाँ पे गलत है जिन्होंने डिसऑनर किया ये बोल के कि आपने रिक्वेस्टेड टाइम पे नहीं दिया, वो तो 3 महीने में ही है। यहाँ पे शायद इंस्टीट्यूट आपको घुमाना चाहता था, वो चाहता था कि आप 1897 का रेफरेंस देके बताओ, सेक्शन 10 का बोलो या तो अगले दिन, या सेक्शन 9 का बोलो, वो आपको उस दिशा में घुमाना चाहता था। बट जिसको ये याद होगा कि भाई 1897 के प्रोविजन 1897 एक्ट के बाद वाले एक्ट्स पे लगते हैं, वो शायद नहीं घूमेगा और ये आंसर कर देगा कि ड्यू टाइम पे प्रेजेंट हुआ हुआ है। बराबर, दैट्स ऑल दोस्तों। देखते हैं इंस्टीट्यूट का क्या आंसर आता है, अपन उसकी रिस्पेक्ट करके लेंगे। अब आते हैं अपन किस में, बोनस। नाम पढ़ते ही अपने को समझ में आ रहा है 63, बरोबर है। यही पूछा है कि बोनस अगर देना है तो क्या क्या शर्तों को मानना पड़ेगा। अगेन वही सोर्स देख लो, फ्री रिजर्व, एसपीए, कैपिटल रिडम्पशन, रिजर्व, बोर्ड रिकमेंड करेगा, हाँ रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व से नहीं लोगे, ओआर करके वो अप्रूव करेंगे, स्टैट्यूटरी ड्यूज का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड होने चाहिए, बोनस फुल्ली पेड होगा, और इन व्यू ऑफ डिविडेंड नहीं दोगे। बराबर है क्या? ठीक है, चलिए। तो ये भी अपना हो गया, सेक्शन 63 के हिसाब से है। चलिए, ये मजेदार है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मतलब जो कोरम अपन ने, हमेशा हम कोरम में जो वक्त लगाते हैं ना,
ये आपको बन जाएगा आराम से, बराबर। तो अच्छा, मैं पढ़ता हूं फिर धीरे से आपको क्लैरिटी देता हूं इसमें। क्यू लिमिटेड है, क्या है? क्यू लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पे? सूरत पे, गुजरात पे, विद 1200 मेंबर। ठीक है। 10 दिसंबर 2023 को कंपनी की जनरल मीटिंग होती है जिसमें कितने मेंबर होते हैं? 14। वे प्रेजेंट इन पर्सन। Mr. Mohan was acting as an authorized representative of two body corporates who are members of Q Limited, बरोबर है? श्याम one of the important member, श्याम one of the important member, अगेन ये ना दाव फेंकना शुरू कर दिया तुमको। इंपॉर्टेंट मेंबर क्या होता है बे? माना उसके पास मोटे शेयर होंगे लेकिन वो मोटा शेयर इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है। वॉज एब्सेंट, बराबर। अब बच्चा सोच में लग जाएगा ये तो मेरा टीचर नहीं पढ़ाया था कि इंपॉर्टेंट मेंबर एब्सेंट हो जाएगा तो क्या है भाई, कुछ लेना देना नहीं है। एक लाइन में ना दाव फेंकना शुरू करता है आपको। द चेयरमैन मिस्टर राही एडजर्न द मीटिंग टेकिंग प्ले ऑफ एब्सेंस ऑफ मिस्टर श्याम, बराबर है, टू सेम डे एंड प्लेस नेक्स्ट वीक, बरोबर। द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग वेन्यू वेटिंग टू अटेंड अपोज किए, बोले हम क्या माथे में क्या लिखा है हमारे, बराबर। सबमिट किए दैट द मेजोरिटी ऑफ देम प्रेजेंट नाउ शैल बी अनअवेलेबल नेक्स्ट वीक। जो बोले हम इतने लोग आ जाए ना अगले हफ्ते हम नहीं आ पाएंगे भाई, आज ही होना मांगता, बोले बरोबर। अब आपको इन प्रोविजन को ध्यान पे रखते हुए क्या करना है? इलैबोरेट करना है। वेदर द रिक्विजिट कोरम टू होल्ड एज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज प्रेजेंट इन दिस केस। कैसे? एक मिनट रुकना, पहले तो 103 का एक लगेगा। 103 के एक के हिसाब से 1000 के ऊपर है, 5000 तक है, अपने को 15 चाहिए। 14 तो स्वयं प्रेसिडेंट है, लेकिन इन 14 में से एक मोहन है, वो 2 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से मैं चले जाता हूं 113 पे। 113 के हिसाब से 100 जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको डीम्ड मेंबर माना जाता है कि मान ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इसको मान लेना एज इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी कि वो 3 मेंबरशिप एक साथ लेके आए, वो 3 काउंट होगा। सेक्शन 103 रीड विद सेक्शन 113, तो कायदे से तो 16 प्रेजेंट है क्योंकि मोहन खुद है वो 14 के अंदर है और वो 2 को और रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई हमारे को तो 15 चाहिए थे, कितना है? 16। ये हो गया एक तरीका आंसर करने का। दूसरा तरीका आंसर करने का, हेलो एवरीबॉडी, दूसरा तरीका आंसर करने का आपके कंसेप्ट बुक में भी वो आंसर दिया हुआ है, आपके मॉड्यूल पे भी दिया हुआ है। और जस्ट इन केस दूसरा तरीका नहीं आया तो पहला तरीका तो आपका वैलिड है, बराबर। दूसरा तरीका और क्या है? जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड को कौन बनाया? आईसीएसआई। ये हमको उन जगहों में क्लैरिटी देता है जहां पे हमको क्लैरिटी नहीं है। जैसे इस परिस्थिति में क्या करें, तो अपन तो पढ़े हुए बोल के अपने को लिंक लग रही है, बट जहां जहां पे जैसे अब बताता है इधर 103 में कि अगर आपने नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम में किया तो 3 दिन का नोटिस जाता है। लेकिन बोर्ड चाहे तो अगले दिन भी कर सकता है, अगले दिन करोगे तो 3 दिन का नोटिस कैसे जाएगा? तो वहां पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्लैरिटी देता है। क्या क्लैरिटी दे? जितना पॉसिबल उतना दो, बराबर है, बोलता है ना। अब देखो ये जो एडेड एडिशनल पॉइंट अपन पढ़ते हैं ना, ये वाला, यही एडेड एडिशनल पॉइंट में क्वेश्चन पूछेगा लास्ट में तुमको, बराबर। कि एक्स्ट्रा का जो अपन ने थोड़ा सा नॉलेज एक्सटेंड कर लिया उस पे सवाल है। वो सवाल घंटा नहीं बना होगा किसी को जो इतना डेप्थ में पढ़ा नहीं होगा। आपने आंसर सही दे दिया है, आप पहले आंसर में तो सही हो, दूसरा आंसर इसका सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ने दिया है। अच्छा, आपका भी आंसर गलत तो नहीं है ना? अब पूरा 103 और 113 वहां पे भी मेंबर बोल रहा है और यहाँ पे बराबर। इसका जो आंसर और हम अपनी मॉड्यूल पे पढ़ते हैं, कंसेप्ट बुक में पढ़ते हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपकी कंसेप्ट बुक जो है वे है, उसमें कोरम वाले सेक्शन के जस्ट बाद पेज नंबर 20 पे, और ये मॉड्यूल पे भी है, अपने कंसेप्ट बुक में भी सेम चीज दी हुई है। फॉलोइंग पॉइंट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2। आप वैसे भी आंसर करो तो भी चलता क्योंकि आप लॉ के बेसिस पे आंसर कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो लिखता है 1 person कैन बी एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन 1 बॉडी कॉर्पोरेट। तो हमको पता है वैसे ये हमने जब कंसेप्ट पढ़ा था तो ही, हम जब क्वेश्चन लगाए थे ना अपने बुलसाई में तो भी ये था कि एक बंदे को 2-3 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया बॉडी कॉर्पोरेट का, बरोबर। In such a case, he is treated as more than 1 member present in person for the purpose of quorum। यानी कि वो जो आया है वो अकेले नहीं आया, वो 3 आए।
खुद भी है और दो को भी लेके आए, बराबर। तो हाउ एवर टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग एटलीस्ट दो इंडिविजुअल शैल बी प्रेजेंट इन पर्सन, दस इन केस ऑफ पब्लिक। आगे का जान दो, अपना जो मेन मुद्दा था हो गया। तो पहले वाले केस में क्या कोरम प्रेजेंट है? द आंसर इज यस, और मीटिंग होगी। ये इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, इसका क्या मतलब होता है? दूसरा, whether Mr. Rahi could adjourn the meeting in the current scenario, भाई कोई रीजन ही नहीं है एडजर्न का। तू कोरम का प्रेजेंट है, लोग बाग आए हुए 16 के लोग हैं, काहे के लिए करने का है, बरोबर है क्या? बड़ो जीवन में आगे। तो इसके आंसर मैंने इधर बाजू में अगेन लिख के दिए हुए हैं। एक तो अपना पेज नंबर 20 अवर बुक का भी रेफरेंस दिया है, मॉड्यूल का भी रेफरेंस दिया है, यहाँ पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 का भी रेफरेंस दिया है, और साथ साथ में 103, साथ साथ में 113 का रेफरेंस, और यहाँ पे अपन ने लिखा है नो। क्लैरिटी है? कितने मार्क्स का है? कितने मार्क्स अटेंड कर लिया आपने? 24 के आसपास, बरोबर है क्या? ठीक है, बन सब रहा है अपने को, बरोबर। अब आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन इन द लीगल कॉन्टेक्स्ट। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो लेटर में लिखा है वो। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? नो पेट्स अलाउड इन द पार्क। अरे हेलो, नो पेट्स अलाउड इन द पार्क, या नो पेट्स अलाउड इन द स्विमिंग पूल। तो नो पेट्स में मछली भी पेट के अंदर आती है, तुम स्विमिंग पूल में नहीं ला सकते उसको, बरोबर है? अरे हेलो, कुत्ता भी पेट है, बिल्ली भी पेट है, बराबर। लेकिन मछली क्या गंदगी पहुंचाएगी स्विमिंग पूल में? तो हम ये चाहते हैं कि भाई जब हमने पेट को डिसअलाउड किया स्विमिंग पूल के पास, हमारा पर्पस है हाइजीन। अब ये इंटरप्रिटेशन है कि कोई पेट नहीं आना चाहिए तो मछली भी नहीं आएगी। अरे हाँ, बट कंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं? जब आप लेटर ऑफ लॉ के बियॉन्ड इंटेंशन को डिकोड करते हो कि भाई मछली से कोई भी हाइजीन इश्यू, तो पेट्स का मतलब ऐसे पेट जो गंदगी करेंगे, ये कोई गंदगी करने वाला, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, जो अपन पढ़ रखे। अभी देखो मैंने हिंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन में नीचे लिखा हुआ है आर्ट ऑफ असर्टेनिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड ट्रू सेंस। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है? विद इन द स्पिरिट दो नॉट नेसेसरी विद इन द लेटर ऑफ लॉ। अरे जब थोड़ा सा सेंसिबली इंटरप्रिटेट करते हो ना, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। लॉ में करके इंटेंशन को डिकोड करना है कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन यानी कि एज इट इज, जिसको लिटरल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कि वर्ड्स जैसे लिखे हैं वैसा इंटरप्रिटेट करो, फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो उसके, बरोबर है। मॉड्यूल के अंदर इसके डिफरेंस दिए हैं 2-3 ठो, ये रहेगा। तो आईओएस में वैसे ही मैंने आपको बोला 5 रिवीजन के बिना तो जाना ही मत, 5 रिवीजन लगेगा ही। तो ये वैसा ही चैप्टर रहेगा आईओएस वाला। बड़ो जीवन में आगे चलिए, अब अपने पास बढ़िया क्वेश्चन भाई, एकदम बढ़िया। मतलब ये, मतलब ना, इसको बोलते हैं ना बनते ना बने, बनते ना बने कहावत सुने हो? बन रहा था लेकिन तुम इधर उधर। मस्त, इतना इजी क्वेश्चन कभी जीवन में नहीं मिलेगा 5 मार्क्स का। किसके ऊपर है? डिविडेंड के ऊपर, बराबर। और डिविडेंड में मैंने तुमको हमेशा क्या बोला, एक ही चीज है डिविडेंड में सवाल पूछने लायक, जो है 123 का वो रूल नंबर 3, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। उसी पे सवाल है 4 कंडीशन पे, जो अपन अलग अलग तरीके से। अच्छा ये क्वेश्चन, ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी अपन लगाए हुए, इनने थोड़ा सा बस वेरिएशन किया है और कुछ भी नहीं। आओ पढ़ के लेते हैं। और 5 मार्क्स का है, बरोबर है क्या? तो ध्यान से समझना। लॉन्ग बूट्स लिमिटेड, कौन से बूट्स है? लॉन्ग बूट्स, एक लिस्टेड कंपनी है, इंगेज हुई है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एंड रिलेटेड एसेसरीज। बिजनेस इज सेट ऑन रिकवरी मोड, यानी कि नुकसान भोगा होगा, अब रिकवर कर रहा है, ठीक है। अब रिकवरी मोड कैसे हो रहा है? एक व्यक्ति को लाए हैं, न्यू प्रोडक्शन मैनेजर जिसका नाम है मिस्टर ए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि वो डिक्लेयर करे, रिकमेंड करें डिविडेंड कितना? 50 लाख रुपए का, आफ्टर अ गैप ऑफ ड्यूरिंग विच प्रॉफिट्स वेर इनएडुकेट टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम। तो इन्होंने एक चीज क्लियर कर दी कि पिछले 8 सालों में 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं। वो 8 साल पहले डिविडेंड गया था और अब वो डिविडेंड देना चाह रहे हैं। और आज जब वो डिविडेंड देना चाह रहे हैं तो आज इनएडुकेट प्रॉफिट है, यानी कि 50 लाख देना चाहते हैं बट 50 लाख है नहीं। कितना है पता है? नीचे लिखा हुआ है 16 लाख रुपए, बरोबर है। तो दिखता देखो, द डिविडेंड दस प्रपोज्ड इज टू बी मेट पार्शियली आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, यानी कि आधा उठा लेंगे 16 लाख करंट ईयर के प्रॉफिट से, और 34 लाख रुपए और चाहिए जो अपन फ्री रिजर्व से उठाना चाहते हैं, बरोबर है। अब कहता है जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि क्या? फ्री रिजर्व, पास्ट 8 इयर्स का कितना है? 170 लाख, विच इज 25% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि
टोटल शेयर कैपिटल का 25% करोगे तो, है ना, 6 करोड़ 80 लाख रुपए, 6 करोड़ 80 लाख रुपए इज अ पेड अप शेयर कैपिटल। उसका 25% फ्री रिजर्व है, जो कि कितना है, 170 लाख रुपए। क्लैरिटी है? अब बस ये यही घुमा रहा है, इंसान खोजते रहेगा मैं पेड अप शेयर कैपिटल कैसे निकालना है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, बरोबर। चलिए, अब रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, whether the condition with regard to declaration of dividend in case of inadequate profit are met, you are requested to support your answer with requisite calculation। कैलकुलेशन करके बताइए सब बराबर बैठ रहा है क्या, कि मैं करके बताऊं? मैं तो कैलकुलेशन रेडी रखा हुआ हूं आपके लिए कि टाइम वेस्ट अपना ना हो अपना ज्यादा, बराबर है। आओ एक एक करके मैं तुमको थोड़ा सा, आप लोग पहले ना 2 मिनट में अपना फिगर आउट कर लो, फिर अपन आपस में बातचीत करके लेंगे, बरोबर है। बेटा पेन कॉपी निकाल ले, देख इसने कम से कम पन्ना तो निकाला है ना, तू भी निकाल के। हाँ हो गया कैलकुलेट, एकदम भाई फनसुक मांगड़ू। हाँ ठीक है, हाँ बड़ो में हो गया तुम्हारा कैलकुलेशन, बराबर जा रहा है क्या? भयंकर पैसा है भाई रिजर्व में, 34 लाख रुपए। अच्छा और देखो करंट ईयर में लॉस ही नहीं है, 16 लाख का प्रॉफिट हुआ है, रिकवरी मोड में आ रहे तो 16 लाख का प्रॉफिट है, तो भाई लॉस वाला गया पॉइंट। पिछले 3 साल का पॉइंट गया। करना क्या है, विड्रॉ करना और देखना है बैलेंस बच रहा है कि नहीं बच रहा है, हो गया काम अपना। लिखना सारा कुछ है, लेकिन आप बताओगे पहली कंडीशन नहीं लगेगी, आप बताओगे तीसरी नहीं लगेगी क्योंकि लॉस नहीं है। इससे इजी पेपर नहीं हो सकता भाई, बरोबर है क्या? चलिए, तो अब मैं अगर आपको कैलकुलेशन बताऊं जो अपन ने यहाँ पे किया हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है अपना, 6 करोड़ 80 लाख। अब मैं 6 करोड़ 80 लाख प्लस 1 करोड़ 70 लाख जो आ रहा है 8 करोड़ 50 लाख का 10%, मेरे पास 85 लाख विड्रॉ करने का ऑप्शन है, मेरे को तो चाहिए 34। अब इसमें अगर तुम देखोगे, मैं 1 करोड़ 70 लाख ये मेरा क्या है, रिजर्व। अब इसमें मेरे को ना 15% बचाना है, तो 15% कितना आता है पता है तुमको? 6 करोड़ 80 लाख का तुम 15% करोगे तो कितना आएगा, 1 करोड़ 2 लाख रुपए बचना चाहिए। 1 करोड़, तो मैंने उसको नीचे लिख दिया कि भाई मेरे पास इतना बचना चाहिए, बैलेंस है, तो मेरे पास बीच में मार्जिन आ गई, मैं इतना विड्रॉ कर सकता हूँ ना। इस 68 लाख में भी मेरे को 68 लाख नहीं चाहिए, मेरे को तो 34 चाहिए। बात बराबर? अरे हाँ, लॉस की भी कोई बात नहीं, बराबर। तो आप चारों कंडीशन लिखोगे, चारों का कैलकुलेशन बताओगे, और आप बताओगे कि भाई ऑल द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, दिस कंपनी कैन गो विद द डिविडेंड ऑफ 50 लाख। अब 50 लाख में देखो कितना, थोड़ा तुम्हारा मतलब, हाँ मतलब 6 लाख 80, मतलब तुम 50 लाख दे रहे हो 6 लाख 80 हजार में, परसेंटेज भी निकल के आ जाएगा। अरे हेलो, तो आप बताओगे कि हाँ भाई कंपनी सारी कंडीशन कंप्लाई कर रही है और कंपनी प्रोसीड कर सकती 50 लाख के डिविडेंड के लिए, बरोबर है। इससे इजी हो सकता है कुछ, बढ़ो जीवन में आगे। चलिए, ऑनलाइन वालों को समझ में आया क्या बेटा? ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, बरोबर, ऑल द। फिर मैं चलता हूं किस पे, 4A के किस पे चलता हूं मैं, बी पे। बी में लिखता है अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स ऑफ LLP जियोपर्डाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपस में विवाद के चलते धंधे की मार दे रहे हैं, बरोबर है क्या? आउट ऑफ 2 पार्टनर्स, वन ड्यू टू quarrel, quarrel यानी कि झगड़े में, लेफ्ट द LLP, the other partner alone continued the business of the LLP, you are being expert in law is requested to explain the provision governing the LLP being operated by a single partner and it's winding up by the tribunal। सेक्शन 6 के अंदर इसका आंसर है कि मिनिमम 2 चाहिए, और 2 से अगर 1 हो गया और मोर देन 6 मंथ चल रहा है, अलोन पार्टनर लायबल है और LLP बाउंड अप होगी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से। सेक्शन 64 पे ये लिखा हुआ है कि अगर मोर देन 6 मंथ से ज्यादा आपका लोन पार्टनर ही चला रहा है तो बाउंड अप हो जाएगी, बरोबर है। तो इस पे 6 का रेफरेंस आ जाएगा और एक अपना 64 का रेफरेंस आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे बाजू पे रेफरेंस देके रखा हुआ है। किधर गए बेटा, ये बराबर 64, क्या बोल रहे बेटा? कंपनीज एक्ट में 10A नहीं बेटा, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 3A है, 3A है, बरोबर है क्या? चलिए बड़े जीवन में आगे। चलिए, इसके बाद ये जो नीचे आपको मैगजीन दिख रहा है, जनरल या स्पेशल या नॉट डेरोगेट, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक रूल विल
प्रिवेल ओवर जनरल। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात है, जिसपे लिखता है कि क्या है, स्पेसिफिक रूल जो रहेगा वो ओवरराइड करेगा किसको, जनरल रूल को, बरोबर है। तो ये अपन ने कई जगह पढ़ के रखा है, एक तो सेक्शन 1(4) के अंदर ही। अरे बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी, वो स्पेशल रूल है ना, स्पेशल लॉ है, वो किसके ऊपर प्रिवेल कर रहा है, कंपनीज एक्ट। कहां कहां जहां जहां इनकंसिस्टेंसी हो रही है, अरे हेलो, तो इसके बारे से आपको थोड़ा सा लिखना है, बरोबर। ऑल्दो ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के नीचे के अंदर आता है कि देखो जैसे 53 और 54 की बात करें, 53 बोलता है डिस्काउंट में शेयर इश्यू नहीं करना, 54 बोलता है भाड़ में जाए। 53 में क्या लिखा है, अरे हाँ कि ना, तो कहता है कि देखो जहां पे स्पेसिफिकली ये बात लिखी हुई है कि भाई स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट में इश्यू हो सकता है, मतलब हो सकता है, वो जनरल रूल को क्या करेगा, ओवरराइड करेगा, बरोबर है क्या, ठीक है। नीचे आता है स्टॉलवर्थ, क्या आता है, ठीक है। अब इसमें भी अगेन जिसने क्लास को ढंग से सुना होगा तुरंत आंसर कर पाएगा, थोड़ा सा क्लास 19-20 सुना होगा तो थोड़ा सा उसको एरर आ सकता है, लेकिन सुनना, समझने की कोशिश करना। लिखता है स्टॉलवर्थ लिमिटेड है, कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 11 करोड़ का, विद अ टर्नओवर ऑफ रुपीस कितना, 100 करोड़, बरोबर। हेड अपॉइंटेड एन ऑडिट कमेटी। अब मेरे को एक बात बताओ, जहां बोल दिया कौन सी कंपनी, लिस्टेड, भाई क्या फर्क है उसका पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर, लिस्टेड कंपनी को तो ऑडिट कमेटी लगेगी, ठीक है। मैं बाजू वाले इस पे रहता हूं, हाँ ठीक है। which recommends Messrs. A&C and Associates, a firm of chartered accountant जिसके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, अपॉइंटमेंट होने के लिए कर लिया अपॉइंट, मतलब रिकमेंड किया, क्या किया है। नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब है अपनी, 30/9/2023। बोर्ड जो है वो डिसएग्री कर रहा है, बोर्ड क्या कर रहा है, क्योंकि देखो कमेटी पहले बोर्ड को बताती है, फिर बोर्ड फर्दर रिकमेंड करती है एजीएम पे, बरोबर है। तो सेट रिकमेंडेशन से और वापस रिकमेंडेशन भेज दी ऑडिट कमेटी को, रिकंसिडर करो, हमको ये सही नहीं लग रहे, बरोबर है। ऑडिट कमेटी अडमांड ऑन अपॉइंटिंग द अबव फर्म, इसका मतलब है अड़ीग है, अड़ीग मतलब हमको तो यही अपॉइंट करना है, हमारा रिकमेंडेशन तो यही है। अब एक तो साला वो वर्ड समझ में आना चाहिए, लेकिन मैं, हाँ पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई हमको तो यही वाला, और जैसे आप आगे का कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि अड़े में है, यही करना है। यहाँ पे अपन रुक जाते हैं और अपन बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं। पढ़ा कभी, इसको याद आ रहा है कुछ, क्या होगा, हाँ बताओ। ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर रही है, अपन ने इतना पढ़ा है कि सारा अपॉइंटमेंट ऑडिट कमेटी अगर है तो उसके रिकमेंडेशन से होगा, थोप नहीं सकता वो, हेलो, थोप नहीं सकता। अब इसमें ऐसा है कि जब ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है और बोर्ड उससे सहमत नहीं है, तो बोर्ड वापस भेज देता है अपना रीजन बता के कि हम क्यों डिसएग्री कर रहे हैं, आप रिकंसिडर करो। अब जब ये रिकंसिडर करेंगे तो रिकंसिडर करके या तो ये अपना पॉइंट रखेगा ऑडिट कमेटी कि हम क्यों इसको अपॉइंट करना चाहते हैं, अपनी कुछ सफाई पेश करेगा, बोर्ड संतुष्ट हो जाएगा तो एग्री कर लेगा, तो फर्दर रिकमेंड कर देगा एजीएम में। नहीं किया तो बोर्ड अपना रीजन रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में कि हम क्यों इनकी अड़ीग वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, और अपने से, कैसे, अपने से एजीएम में ऑडिटर रिकमेंड करेगा, ये वाला नहीं करेगा, समझ पा रहे हो। तो आई रिपीट, ऑडिट कमेटी का आया क्या, रिकमेंडेशन आया, अच्छा एक बात बताओ, पहले अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो कौन है, बोर्ड, फिर उसको कोई घंटा किसी का रिकमेंड, वो फिर सीधा रिकमेंड करेगा एजीएम में, और मेंबर डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना है। यहां तक तो प्रोसेस क्लियर है, अपन एक कदम बस पीछे आ रहे हैं। ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड किए, बोर्ड को नहीं समझ में आया तो बोर्ड वापस से भेज देगा कि अब रिकंसिडर करो। अब वो बोल रहे हैं हम रिकंसिडर नहीं करेंगे, क्या कारण है हम बताते हैं इनको अपॉइंट करने का, बोर्ड मान गया तो ठीक, रिकंसिडर करते वक्त नहीं माना तो रीजन रिकॉर्ड करेगा डिसएग्रीमेंट का, और उनका रिकमेंडेशन भाड़ में जाए, बोर्ड अपना खुद का रिकमेंडेशन देगा, ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन नमस्ते, आर यू श्योर। तो अभी जीवन में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है द कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टू रिजॉल्व द अबाउट डेडलॉक, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द अबाउट सिचुएशन वाज दैट फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी में तो सीधा बोर्ड है, उधर तो ऑडिट कमेटी का कोई रोल ही नहीं है, 139(a) 30 दिन के अंदर वो करेगा। लेकिन चलो तो कैजुअल वैकेंसी का है, अगर ऐसा वाला रहेगा तो अपने को क्या बोल रहा है बाबा, बोर्ड रिकॉर्ड करेगा अपना डिसएग्रीमेंट, सेंड करेगा खुद का रिकमेंडेशन किसको, मेंबर को, कि भाई मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी, ये मेरा रीजन है, तो ये मेंबर को बताना पड़ेगा ना,
कि मैंने उनके रिकमेंड किया वाला क्यों नहीं दिया है, और साथ साथ में मैं अपना रिकमेंड करूंगा। बरोबर है। दूसरा आंसर करना, द स्टेप्स टू बी टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमिटी इन द कंपनी। ऑडिट कमिटी नहीं तो वो बोले क्या स्टेप्स लेंगे, क्या स्टेप्स लेगा, बोर्ड खुद रिकमेंड करेगा, उसको एजीएम के अंदर मेंबर अपॉइंट करेंगे, खत्म। तो ऑडिट कमेटी अगर है, अबे ऑडिट कमेटी अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो कौन है, बोर्ड। बरोबर है क्या। तो इन केस देयर इज नो ऑडिट कमेटी तो कहता है बोर्ड विल बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन सिलेक्शन ऑफ द ऑडिटर। बरोबर है। चलिए एक्सप्लेन करिए प्रोटेक्शन क्या अवेलेबल है विसल ब्लोअर को। बताओ कसम से भाई, ये कोई सवाल होता है? उसको तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, सस्पेंड नहीं करोगे, उसका डिग्रेड नहीं करोगे पोस्ट को, बरोबर है क्या, और हरास नहीं करोगे, बराबर है क्या। बहुत सारी चीजें अंदर है, सस्पेंड नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं, हरास नहीं करोगे, और उसका पोस्ट को नीचे नहीं करोगे जस्ट बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग अ यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आपको सेक्शन नंबर 31 पे मिलता है, सब सेक्शन नंबर 2 पे, क्योंकि 1 के अंदर तो बताया कि इसकी पेनल्टी वेव ऑफ कर देंगे क्योंकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। बरोबर है क्या। डिस्क्राइब करिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये वाला जो था पेनल्टी के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सेक्शन 37 के अंदर जो पेनल्टी वो करना पड़ेगा। पेनल्टी के ऊपर कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी देखो पूरे पेपर के अंदर ये एक पेनल्टी का है 2 मार्क्स का। अब अगर इन चीजों को कवर करने बैठे तो बाकी छूटती है, बराबर। तो मैं अपनी राय में तो मैं इग्नोर ही करूंगा इस प्रकार के क्वेश्चन को, क्योंकि पेनल्टी कितनी याद करते बैठोगे, मुंह उठा के किसी भी पेनल्टी पूछा याद आएगी कि एग्जैक्ट, हमको नहीं है याद, मैं सच बता रहा हूँ। अबे कितनी पेनल्टी है भाई, कहां से याद करोगे, तो बराबर। तो वो पेनल्टी को देखना, जीवन में आगे बढ़ना। अच्छा ये सारी पेनल्टी याद कब रहती है मैं आपको बताता हूँ। अब जब प्रैक्टिस में उतरते हो ना, तो जिन स्पेसिफिक एक्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप रमे 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 आपको ना दिमाग में बैठ जाता है कि ये पेनल्टी क्यों, क्योंकि वही चीजों से रोज डील कर रहे हो। इस एकेडमिक लाइफ के अंदर जहां पे आपके पास 6 सब्जेक्ट है, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में जिसमें 15 चैप्टर है, उसमें से किसी एक एक्ट के अंदर इतने सारे सेक्शन में उस सेक्शन की पेनल्टी पूछे, नहीं है संभव। बरोबर है क्या। बढ़ो जीवन में आगे। स्टेट द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 रिलेटिंग टू, और तुम मार्क्स देखो इसका, साला इसको 2 मार्क्स दिए, मैं रहता तो इसको 4 देता कि तुम्हारी मेमोरी कितनी है। इसको 4 मार्क्स में दिया है भाई, 4 मार्क्स में तुमको क्या लिखना है भाई इसमें, ठीक है। चलिए भाई साहब, मेरे मन का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है, बरोबर है क्या। जो ईमानदारी से कोरम पढ़ा है ना, मजा आएगा तुमको ये। मतलब मेरे जो मैं 24 के जो स्टूडेंट है ना, उनने क्या लिखा, ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद बताऊंगा, क्योंकि वो हिंट मिल जाएगा उसमें। एलकेजी लिमिटेड है, मैं बताऊंगा जरूर, हाँ खुशी दिखाऊंगा उनकी। इसको टेलीग्राम इसमें भी है मेरे पास, इसमें से ही दिखाता हूँ। LKJ Limited is a company having paid up share capital of rupees 1.12 करोड़ विथ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 3500, यानी कि अप टू 5000 है, तो यानी कि 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव कॉल्ड अ जनरल मीटिंग, ठीक है, टू बी कंडक्टेड ऑन 6 मई 2023 एट 2 PM, बराबर। ऑन द डेट ऑफ मीटिंग the required quorum was not present within half an hour and hence was adjourned to the next on 13/5/2023 on the same day at the same venue next week, बराबर। in reference to the above etc आपको आंसर करना है। what will be the fate of the meeting in case 2 members in person were present at the adjourned meeting held on 13/5/2023 की एडजर्न मीटिंग में भी जहां पे आने कितने चाहिए, 15, वहां पे भी कितने आए हैं, 2। क्या लगता है 103 का 3। इफ एट द एडजर्न मीटिंग, मैं चाहता था ये वर्ड आप चीख के बोलो, एट द एडजर्न मीटिंग quorum is not present within half an hour from the appointed time, the members present shall be the quorum। और मेंबर कम से कम 2 आने चाहिए, मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द quorum, कम से कम 2 आने चाहिए, हो जाएगा, ठीक। सेकंड पढ़ना, मजा आएगा तुमको।
इन केस ऑन 6/5/2023, इन केस ऑन 6/5/2023 बराबर है क्या? ठीक है। A total of 16 members were present, बरोबर 6 को जिस दिन मीटिंग थी, but the chairman owing to the unruly behavior of some members during the meeting and had adjourned the same, भाई पढ़ ले पूरा, had adjourned the same, adjourn कर दिया, बोला adjourn कर 13/5/2023 को, and at the adjourned meeting only 3 members present। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ये खुशी जो तुमको है, ये खुशी हर में 24 वाले बच्चे को जो अपन से ये पढ़ा हुआ है, किसका इसमें इंपॉर्टेंस किसका है? ऑल्सो का, बरोबर है क्या? सिर्फ 3 मेंबर आए इन पर्सन आर प्रेजेंट, व्हाट विल बी द फेट ऑफ सच एडजर्नमेंट मीटिंग? और एक बार एडजर्न होगी। याद है मैं इसमें तुमको क्या बोला था? आग लग गई, बराबर वहां आग लगी थी, यहाँ पे माँ बहन की गाली बक रहे एक दूसरे को, मीटिंग हो ही नहीं पा रही है, इसको बोलते केओस हो रहा है। क्या हो रहा है? शायद ये भी शब्द मैंने इस्तेमाल किया है कि केओस हो गया, माँ बहन की गाली बक रहे हैं कि मैंने तेरे को वहां देखा, मेरे को तेरे को वहां देखा। याद आ रहा है? लौंडे मैसेज किए मेरे को, और बहनें भी मैसेज की टेलीग्राम पे, बोले सर वो आग वाला एग्जांपल जो याद आया ना, बोले सर वहां पे कि आग लग गई। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने 1.5 घंटे लगाए थे इस पे, आग लगी ये लगी, कितने मार्क्स करें? 5 घंटा नहीं बनेगा किसी को जो ये ऑल्सो वाले कॉन्टेक्स्ट को 360 डिग्री में नहीं पढ़ा। यानी कि भाई पहले मीटिंग है, मीटिंग में भी कोरम नहीं है, फिर आप गए किधर? एडजर्न मीटिंग में, और एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है, तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट है वो क्या मान लिए जाएंगे? कोरम। अरे हाँ, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है मैं उसको वापस से लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको कंसेप्ट के साथ समझे। सर मीटिंग थी, मीटिंग में कोरम था, मीटिंग में कोरम, मीटिंग में कोरम आया था, मीटिंग एडजर्न कोरम की वजह से नहीं हुई है, मीटिंग एडजर्न हुई आग की वजह से। एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं इसके अलावा। मैंने आग को पकड़ा है, किसको पकड़ा है? तो सर कोरम तो आया था, तो क्या ये वाला पॉइंट जस्टिफाई हो रहा है क्या कि अगर मीटिंग नहीं हो पा रही किसकी वजह से? कोरम की वजह से, तो एडजर्न हो रही है? अरे हाँ, यहां पे मैं कह रहा हूं मीटिंग थी, मीटिंग में कोरम तो आया था, अबे कोरम की वजह से एडजर्न नहीं हुई, वो किसकी वजह से एडजर्न हुई? अब ये मीटिंग क्या हुई? एडजर्न। अरे हाँ, अब एडजर्न मीटिंग में मैंने बोला कि कोरम नहीं आया, तो अब अगर मैं बोल रहा हूं एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं आया, तो मैं ऐसे बोलूंगा क्या कि एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया? आया था मीटिंग में तो आया था, भी कब लगेगा? जब पहले भी नहीं आया, पहले भी नहीं आया, तो इधर मैं भी क्यों लगाऊं कि एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया? अरे भी तब लगाऊंगा जब यहाँ पे भी नहीं आया और यहाँ पे भी नहीं आया। नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो ना? सब सेक्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, इफ एट द एडजर्न मीटिंग द कोरम इज नॉट प्रेजेंट। हेलो, इफ एट द एडजर्न मीटिंग, ऑल्सो का वजन समझ पा रहे हो? एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो मेंबर्स प्रेजेंट क्या कहलाएंगे? कोरम। अरे तो भैया हमारे एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं आया लेकिन ओरिजिनल में तो आया था, तो ऑल्सो वाला वर्ड इधर लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि जब हमने मीटिंग की थी तो मीटिंग में हमारा कोरम आया था, हमने कोरम की वजह से एडजर्न नहीं समझ पा रहे हो? सबसेक्शन नंबर 2 जो बात कर रहा है, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, और आपने उसको क्या किया? एडजर्न, तो हम बोल रहे भैया हमारा कोरम आया था, हम कोरम की वजह से थोड़ी एडजर्न किए, वो तो आग लग गई। अब आग लगने की वजह से एडजर्न किए, कोरम की वजह से एडजर्न। अब जो एडजर्न मीटिंग हुई है आग की वजह से, उस पर कोरम नहीं है, तो अपन ये थोड़ी बोलेंगे कि एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया। ये भी वर्ड लगेगा तब जब मीटिंग में नहीं आया। समझ पा रहे हो? इसको हम बोलेंगे एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं आया, ऑल्सो नहीं बोलेंगे। समझ पा रहे हो एवरीबॉडी? एक है इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, तो ऑल्सो तब होगा जब मीटिंग में कोरम नहीं आया और एडजर्न में भी कोरम नहीं आया। हमारी मीटिंग में कोरम आया, आग लगी बोल के हमने एडजर्न किया, किया?
अब हम बोलेंगे एट द एडजन मीटिंग कोरम इज नॉट प्रेजेंट, एट द एडजन मीटिंग ऑल्सो वर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी मीटिंग में कोरम आया, यानी कि सर सबसेक्शन नंबर 3 इधर अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। हेलो, क्योंकि ऑल्सो वर्ड फुलफिल नहीं हो रहा, समझ पा रहे हो क्या? सबसेक्शन नंबर 3 यहां पे अट्रैक्ट होने वाला, क्योंकि सबसेक्शन नंबर 3 अपने को बोलता है इफ द एडजन मीटिंग ऑल्सो अ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, अरे में भी कोरम नहीं आया, तो सबसेक्शन 3 इधर लगेगा क्या? नहीं, सबसेक्शन 3 यहां पे तब लगता जब यहां पे भी कोरम नहीं था, यहां पे भी नहीं था, तो 3 लगता। अरे हमारा यहां पे कोरम था, हमने कोरम की वजह से थोड़ी एडजन किया, हमने तो आग की वजह से कोरम, आग की वजह से क्या किया? एडजन। तो हम बोलेंगे एडजन मीटिंग में कोरम नहीं आया, एडजन मीटिंग में भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी मीटिंग में कोरम आया था। पचा पा रहे हो इस बात को? अगर तुम इसको पचा लियो तो मैं आगे बढ़ूंगा, पचाने जैसा कुछ है नहीं वैसे, जबरदस्ती की रामदेव की गोलियां खा रहे आप, आखिर ना समझ पा रहे हो सुष्मिता जी? हेलो, नहीं समझ पा रहे हो? पक्का समझा? मैं वापस से बोलता हूं, सबसेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन नंबर 3। 2 कहता है आधा घंटा, क्या कह रहा है? आधे घंटे में अगर कोरम नहीं आया तो क्या होगा? एडजन। अरे हाँ, 3 कहता है एडजन ऑल्सो, अरे एडजन ऑल्सो कोरम नहीं है, यानी कि लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सर जब 2 अट्रैक्ट होगा तो ही तो 3 अट्रैक्ट होगा? अगर 2 अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो 3 की बात ही नहीं आनी। सर 2 कब अट्रैक्ट नहीं होगा? कोरम आ गया आधे घंटे में, तो 3 की कोई बात ही नहीं है। सर 2 में, सबसेक्शन 2 में बोल रहा है आधे घंटे में कोरम नहीं आया तो एडजन होगी, तो सर हमारा कोरम आया था, हम कोरम की वजह से थोड़ी एडजन की, तो फिर से 2 नहीं लगा। समझ पा रहे हो? 2 का अट्रैक्शन कब है? 2 बोल रहा है अगर कोरम की वजह से आप क्या कर रहे हो मीटिंग को? एडजन। तो बोल रहा है हम कोरम की वजह से थोड़ी एडजन कर रहे हैं भाई, हमारा तो कोरम आया था, वो बोल रहा है कोरम नहीं आएगा तो मैं हूं, हम तो आग लगी उसकी वजह से क्या किए? एडजन। और तीसरा सबसेक्शन कह रहा है कि अगर एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो मेंबर्स प्रेजेंट क्या कहलाएंगे? कोरम। तो मैं आपसे क्वेश्चन बोला कि भैया हमारी क्या थी मीटिंग, क्या थी हमारी मीटिंग? कितने बजे थी? 11 बजे भरपूर कोरम आया था, भर भर के, ट्रक भर के आए ये लोग। अरे हाँ, हमारी मीटिंग जो थी 11 बजे थी, ट्रक भर के कोरम आया, यानी कि हमारा कोरम तो क्या था? प्रेजेंट। क्या लग गई? आग। हम कोरम की वजह से एडजन नहीं कर रहे, हम आग की वजह से एडजन कर रहे। अब हम गए किधर? एडजन मीटिंग में गए, गए क्या एडजन मीटिंग में? अब इस एडजन मीटिंग में जो ट्रक भर के आए थे वो बाइक में भी नहीं आए, कोरम प्रेजेंट नहीं है। अरे हाँ, तो मैं इसको एट द एडजन मीटिंग ऑल्सो बोलूंगा कि एट द एडजन मीटिंग बोलूंगा? बराबर है कि भाई एडजन मीटिंग में कोरम नहीं आया। मैं भी तब लगाता जब यहां पे भी कोरम नहीं आता, उधर तो कोरम था, अरे था, तो मैं बोलूंगा एट द एडजन मीटिंग कोरम इज नॉट प्रेजेंट। अब अगर एडजन मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है आधे घंटे में तो लगेगा सबसेक्शन 2 कि कोरम की वजह से आधे घंटे में मीटिंग नहीं हुई, अभी होगा एडजन। अब क्या होगा? ये एडजन। अब मेरी बात को सुनना है, हेलो, इधर कोरम आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है। अब अगर इधर कोरम नहीं आया तो मैं बोलूंगा एट द एडजन मीटिंग ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, इधर लगेगा सबसेक्शन 3। और यहां पे चाहे 2 आए क्या कहलाएंगे? समझा क्या? एवरीबॉडी और पूछो क्या मामी? हाँ समझा ना, लेकिन ये समझा तो मजा आएगा आगे में। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था यार, मैं हर बार इस ना ऑल्सो को इतना खींच दे रहा हूँ, आधा घंटा पौना घंटा, मेरे को कभी कभी ना खुद लगता है कि यार इसमें बोलना, क्योंकि एक तो क्या होता है जल्दी से वो समझता नहीं किसी को, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना, याद अगर होगा तुमको जब मैंने तुम्हारे बैच में पढ़ाया, मैंने कहा इसका एग्जाम से लेना देना कम है, मैं नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरी आंख में मत चढ़ जाना, मेरे को नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं भुगता हुआ हूं इसको हर अटेम्प्ट में,
हर बार डाउट आता था, लेकिन मैं इस बार क्या बोला, मैंने कहा भाई नॉलेज के लिए सुन लो तुम, भाई नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का है भाई, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऊपर के मान लो कोई नहीं बने और 35 मार्क्स तक का बना, 5 में 40 तो देगा, तो छोड़ना नहीं है कुछ। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, 103 का 103 का सबसेक्शन नंबर 2, पहले सबसेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, अगर विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द अपॉइंटेड टाइम कोरम नहीं आता तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम में एडजर्न, या तो अदर डे अदर प्लेस अदर टाइम में एडजर्न। यहां पे क्या हुआ, 6-5 को 16 मेंबर्स आए हैं, यानी कि कोरम है। हमने कोरम की वजह से एडजर्न नहीं किया, केओस की वजह से किया, अनरूली बिहेवियर, एक दूसरे को अलग दोषारोप कर रहे हैं। 103(3) कहता है इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आएगा तो मेंबर्स प्रेजेंट क्या कहलाएंगे, कोरम। भाई तो ये एडजर्न मीटिंग ऑल्सो थोड़ी हुई, क्या बोल रहा है, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया। अरे भाई ये तो पहली बार ऐसा हुआ जिसपे कोरम नहीं आया, पहले वाले में कोरम था, तो इसको हम सेकंड वाले को भी नहीं गिनेंगे, ऑल्सो नहीं गिनेंगे। यहाँ पे एडजर्न होगा, अगली बार देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एडजर्न होगी, यहाँ पे, क्योंकि पहली बार कोरम आया था, कोरम की वजह से एडजर्न, कोरम तो था, केओस की वजह से एडजर्न किया। तो तुम यहाँ पे थोड़ी बोलोगे देखो एडजर्न मीटिंग में भी अबे भाई ओरिजिनल में था, तो ये पहली बार कोरम की वजह से एडजर्न हो रही है। आभा जी याद आ रहा है, तो ये पहली बार कोरम की वजह से क्या हो रही है, एडजर्न। तो ये जो 6-5 को एडजर्न हो रही है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द कोरम, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्वेस्ट। तो 103(3) नहीं लगेगा, 103(3) कब लगेगा, जब 13 हुआ। अब ये पहली बार कोरम नहीं, क्योंकि 6-5 को तो कोरम था, 13-5 को ये पहली बार हुआ कि कोरम नहीं हो। जब तुमने पहली बार एडजर्न किया वो कोरम की वजह से नहीं था, वो केओस था, अनरूली बिहेवियर था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आपको कोरम की वजह से एडजर्न करना पड़ रहा है। अब जब तुम 13-5 वाली को वापस एडजर्न करोगे, सपोज करते हैं 13-5 के एडजर्न होके मैं कहता हूं 20-5 को होती, बरोबर है, कितना होती है। अब यहां पे भी अगर कोरम नहीं आता तो बोलोगे इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो कोरम नहीं आया तो तुम 3 मेंबर को कोरम मान लो। यहाँ पे जब 13-5 को 3 मेंबर आए ना, यहाँ पे मीटिंग नहीं होगी, यहाँ पे 103(3) लगेगा ही नहीं कि मेंबर्स प्रेजेंट कोरम, ये फिर से एडजर्न होगी, बराबर है, क्योंकि आधे घंटे में कोरम नहीं आया। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे 103(3) नहीं लगेगा, 103(2) लगेगा, ये वापस होगा। और वापस जब कोरम नहीं आएगा तो 103(3) के हिसाब से मेंबर्स प्रेजेंट लगेगा कोरम। अब इतनी क्लैरिटी के साथ वही आंसर कर पाएगा भाई जिसने पढ़ा है, बराबर। तो मेरे को तो मजा आया, मैं तो डिसाइड कर लिया था यहीं से ही कि मैंने कहा, मैंने तो भाई तुमको इंटरप्रिटेशन पे ही क्वेश्चन देना है अभी आगे। मैंने एक दिमाग में प्लान किया हुआ है कि मैं थोड़ा सा भी तुम्हारे को छुट्टियों के बाद तुम्हारे टेस्ट ऐसे क्वेश्चंस पे लेने वाला हूं, समझ रहे हो क्या, कि तुम्हारा टच भी बना रहे, एमसीक्यू पे भी बना रहे, और तुम्हारा टच ऐसे बना रहे तुमको आनंद आ जाएगा, बराबर है। क्योंकि मैं इन पॉइंटर्स पे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हारा अप्रोच बढ़ेगा, बाय डिफॉल्ट चीजें कवर रहेगी। ऐसे एक आध बैठ गया, जय माता दी, ऊपर के तो सारे बन ही रहे ना, एक आधी क्वेश्चन ऐसा आता है घुमा फिरा। देखो ऊपर से लेके यहाँ तक एक क्वेश्चन ही, सबसे 2 क्वेश्चन तकलीफ दिया, एक जीसीए का और एक वो दिया वोटिंग वाला, ये तुमको तकलीफ नहीं दे सकता था, कभी नहीं दे सकता था। तीसरा, इन केस वेयर सच मीटिंग वाज कॉल्ड बाय द रिक्विजिनिस्ट अंडर सेक्शन 100, इसमें मेरे को क्या बोलता है, बोले सर इसमें आपका वो डिनर डेट वाला एग्जांपल याद है, बोले मेरे को कि बंदी आपको बुलाई और आप गए नहीं तो कैंसल, तो बोले सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा कैंसल। ये भी 103(2) के हिसाब से 5 मार्क्स आपके अंदर है, बरोबर है क्या, ठीक है, ठीक है, ये तो पूरा साफ साफ याद है, बराबर है। अब इससे फुद्दू क्वेश्चन कोई जीवन में मैंने देखा ही नहीं है, ये मतलब ना अच्छा ये और वाला क्वेश्चन है, क्या है, मतलब आप 6 में या तो ये ए वाला बना लो 5 मार्क्स का, या तो ये वाला बीच में लिखा हुआ है और ए बी सी करके अपने को दिया हुआ है, बरोबर है क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन बैठ रहा है क्या, हाँ सॉरी ये ए है, अच्छा ए में ए और ए है, फिर बी और क्या है, सी है, तो यानी कि आप या तो ए का ये वाला 5 मार्क्स का बना लो,
या तो ये वाला, अपना वाला बच्चा यही बनाया होगा। अच्छा, ये भी जो ए के साथ एक और ए वाला था ना, ऊपर जिसको कंफ्यूजन आ रहा होगा वो यही बनाया होगा, क्योंकि ये है अकाउंट्स ऑफ कंपनी के ऊपर। अच्छा देखो, कठिन में भी तुमको ऐसा ऑप्शन दे दिया है, 130 और 131 रीओपनिंग और रिवीजन वाला, बराबर। तो ये सबसे इजी वाला हो गया, ये 5 मार्क्स का, बरोबर। तो कहता है, अच्छा देखो, मैं रहूंगा ना, मैं तो कभी इसको नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं उसको ज्यादा जस्टिफाई कर रहा हूँ, बराबर है क्या। तो मैं तो इसको नहीं बनाने वाला कभी, लेकिन हाँ, एक ऑप्शन था कि भाई चलो इंस्टीट्यूट को भी तुम देखो, जहां उसको पता है यहाँ पे तो वो डैश करेगा। चल रो मत भाई, एक ऑप्शन दिया हूं मैं कि तू देख ले इसको भी। अब आते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, उसने कुछ इंफॉर्मेशन लिखाई है, एंड इज ऑफ द व्यू दैट देयर हैड बीन अ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एफजीएच लिमिटेड reflecting an incorrect financial position of the company. The statutory body intends to get the accounts reopened to the reflect correct financial position in the light of the Companies Act 2013। क्या करना है, एलुसिडेट कि भाई बताओ स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या होगा। तो भाई पहले आप एनसीएलटी को अप्लाई करोगे, एनसीएलटी संतुष्ट होगा, सारी अथॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन लेगा, और अगर वॉलंटरी करना है तो 131, और कितने, हाउ मेनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिवाइज, 3 साल रिवीजन, पिछले 3 साल, और एक बार में नॉट मोर देन वंस, बरोबर है क्या। ठीक है, तो फॉर हाउ मेनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, तो 3 साल। हु विल साइन द ऑडिट रिपोर्ट, क्या लिखता है, हु विल साइन द ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो 145 के अंदर एक आता है, मैं बोलता हूं क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है, और द फॉर्म ऑफ द एंड हाउ द क्वालिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट विल बी डील्ड। तो 145 पे लिखा है कि जो इंडिविजुअल है ना, अरे है, वो भी वही साइन करेगा, और साथ साथ में जो क्वालिफिकेशन है वो एजीएम में रीड आउट करेगा। अब रही बात की फर्म के केस में, कि फर्म में कौन साइन करेगा, ये बात आपको 145 में नहीं दी, ये आपको दी 141 के सबसेक्शन नंबर 2 के प्रोविजो पे, कि अगर फर्म है तो वो पार्टनर साइन करेगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बराबर। और कैसे डील करेंगे, तो बोले वो एजीएम में उसको आपको रीड आउट करना पड़ता है। 145 पे ये लिखा है कि यही साइन करेगा, और जो भी क्वालिफिकेशन यानी कि क्या क्या कमी रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये रीड आउट करेगा। अब एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सपर्ट कंसेंट इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड इन इंडिया बाय द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब ये तो अगर किसी को वो याद रहेगा ना, क्या बोलते हैं, हमारे सेक्शन 26 वाली भी बात याद रहेगी इंडिया वाले प्रोस्पेक्टस की, तो भी लिख देगा, क्योंकि अगर आपको ख्याल हो, क्या हो, ख्याल, ख्याल, बराबर है, कोई नए पॉइंट नहीं है, कंसेंट ऑब्टेन करनी है, हु इज आर नॉट बीन एंगेज और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन प्रमोशन है, तो 26 पे ही। रिटर्न कंसेंट एक्सपर्ट जो लिया है शुड नॉट हैव विड्रॉन हिज कंसेंट, एक्सपर्ट की कंसेंट आरओसी के पास जाएगी, और आपको मेंशन करना है कंप्लायंस की, कंसेंट लिया, विड्रॉ नहीं किया, और जब प्रोस्पेक्टस दे रहा तो भी विड्रॉ नहीं किया, अरे हेलो, सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस तब भी उसने कंसेंट विड्रॉ नहीं की थी, बरोबर है। इससे फुद्दू क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू रेमिटेंसेस मेड बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अब जाने दो वो सबको, यहाँ पे देखो लिख रहा है फ्लैट रिक्वायर 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस और $25,000 दोनों में से जो भी ज्यादा है, यहां तक कोई आरबीआई की अप्रूवल, इसके ऊपर देना चाहते हो तो आरबीआई का अप्रूवल। रेमिटेंस फॉर कंसल्टेंसी सर्विस प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड, तो कहता है देखो कंसल्टेंसी सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंसी $1 करोड़ तक कोई अप्रूवल नहीं, उसके अलावा तो $10 लाख तक कोई अप्रूवल नहीं, इसके ऊपर है तो आरबीआई का अप्रूवल। रेमिटेंस बाय वे ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इसमें भी 5% है, और 10 लाख, हाँ 5% और $10 लाख दोनों में से जो भी क्या है ज्यादा, दोनों में से जो भी क्या है, आप उतने तक बिना आरबीआई के अप्रूवल, 1 लाख एक्चुअली कितना है, $1 लाख है, दोनों में से जो भी क्या है ज्यादा, इस तक आपको आरबीआई की कोई अप्रूवल नहीं है। पास तो हो गया, बराबर है, हाँ पास तो हो जाओगे आप, बरोबर है क्या। बस आप ये समझ लेना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया सर, थैंक यू सो मच। आप ये समझ लेना कि आपको एक अप्रोच सही लेके जानी है, पेपर जिस हिसाब से आ रहा है ये है, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे भी आएगा तो हम खेल लेंगे, उतनी तैयारी हमारी है।
और अभी आने वाले समय में मैं बीच बीच में आपको, मेरे को भी एक आइडिया लग रहा है कि पेपर कैसा आ रहा है, मैं क्वेश्चन भी आपको, अच्छा देखो हमारा जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है वो इजी नहीं होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही घुमाया हुआ है मैंने भी वहां पे। जैसे अगर तुमको याद होगा जो इंस्पेक्शन वाली बात है, इनने अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में इसमें घुमाया कि मंथली रिटर्न और क्वार्टरली, मैंने तुमको इंस्पेक्शन पे घुमाया था। सवाल अपने भी वैसे ही है भाई, मैं लिटरली मैच कर रहा है मेरा लेवल, मेरा टेस्ट का तुम क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो ऐसे ही है। डिपॉजिट में भी अपन कहाँ घुमा रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस में, वो क्वेश्चन नहीं है कहीं पे भी एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो ऑलरेडी अपना ना जो स्कोप कवर करते गए वो इसी हिसाब से करते हुए गया, तो बनेगा तो सही, हम बेटर पोजीशन में, हम और आगे टेस्ट को और मजबूत करेंगे और क्वेश्चन निकालेंगे। आप इससे एक निष्कर्ष निकाल के ले जाओ कि आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि जीसीए को थोड़ा सा ज्यादा मजबूती से पढ़ना है, प्लस माइनस करते हुए, ठीक है। इंटरप्रिटेशन को आपको 5 बार कम से कम रिवाइज करके लेना है, क्योंकि भाई पूछा ना क्वेश्चन, उसमें से अच्छे क्वेश्चन पूछा है तो बनना चाहिए। फेमा टेक्निकल है बट कंसेप्चुअल है, तो उसमें वोकैब अच्छे से ध्यान पे रखना है। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार के, तो एक आइडिया लेके जाओ कि जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अपने को ऐसी ऐसी चीजें करके जानी है, बरोबर है क्या? तो ये सेशन को मैं यहाँ पे करता हूँ कंक्लूड। अपन अपना जो टेस्ट है फेमा और आईओएस का वो डिस्कस करते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग को।